everyone, good afternoon and very welcome all of you to this session, इस Power Pack session में आप सबका स्वागत है। Myself गुलशन अख्तर, your paper 1 faculty at PW, and आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं पूरे पेपर 1 का प्रैक्टिस। दैट मीन्स पेपर 1 के यूनिट 1 से लेके 10 तक का हम सारा प्रैक्टिस करेंगे इस सेशन में, जो कि होगा 2 घंटे का। नाउ इन 2 घंटों के अंदर पहले 1 घंटे में आई विल बी डूइंग द प्रैक्टिस ऑफ फर्स्ट 5 यूनिट्स, एंड इसके बाद इन द सेकेंड हाफ ऑफ दिस सेशन, मतलब 2 बजे से लेके 3 बजे तक निशान सर आपके साथ करेंगे उनके 5 यूनिट्स का प्रैक्टिस, राइट। तो इस सेशन में आपके पूरे 10 यूनिट्स का होगा रिविजन, 10 यूनिट्स का होगा प्रैक्टिस। तो ये सेशन है बहुत ही पावर पैक सेशन। लेट मी नो अबाउट दिस सेशन दैट आर यू ऑल एक्साइटेड? क्या आप सभी एक्साइटेड हैं इस सेशन के लिए? एज वी आर, yes, quickly let me know that excitement, how's the excitement level, as well as let me know that voice कैसी है, video, PPT, everything is fine? हाँ जी, excited, great, great. So keep joining and एक बार बताते जाएं साथ साथ मुझे that everything is absolutely clear, voice, video and PPT, excited, okay. And so do we are, हम लोग भी बहुत ज़्यादा excited हैं for this session, and इस क्लास में हम कराने वाले हैं आपको पेपर 1 की कंप्लीट रिवीजन। पेपर 1 का मैराथन होगा, सारे 10 यूनिट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 यूनिट होगा या 2 यूनिट होगा, सारे 10 यूनिट्स होंगे। एंड वी हैव ब्रॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वेरी एक्साइटेड, ओके, ऑल क्लियर। चलो तो करते हैं फिर सेशन को स्टार्ट। यस, करते हैं फिर हम सेशन को स्टार्ट और करते हैं पेपर 1 के 5 यूनिट्स। ये क्वेश्चंस होंगे, एज आई एम सेइंग, प्रैक्टिस करेंगे हम, है ना। चले करते हैं हम प्रैक्टिस 5 यूनिट्स को, और अभी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाली हूँ कौन कौन से यूनिट्स। जल्दी से एक बार देखते हैं हम कौन कौन से यूनिट्स अभी प्रैक्टिस करेंगे। सो वी विल बी डूइंग टीचिंग, वी विल बी डूइंग रिसर्च, अभी हम करने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग को प्रैक्टिस, हम करेंगे कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस, ठीक है। आपको एलआर के साथ साथ ये जो एनालॉजी आता है मैथ्स में, उसका भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली कुछ यूनिट्स होंगे जिसको हम आज के सेशन में प्रैक्टिस करने वाले हैं। यस, रेडी? हाँ, रेडी, शुरू करें एक बार। यस यस लिख दो, शुरू करते हैं। यस यस, रेडी, ओके, चलो ग्रेट, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं आज के सेशन को विथ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे और आपको मुझे उस क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। आप जैसे ही आंसर करने लगोगे मैं यहाँ पे पोल स्टार्ट कर दूंगी, और वो जो पोल है, आप कमेंट्स में जो भी आंसर कर रहे हो, पोल उस आंसर को पिक कर लेगा, और क्वेश्चन के एंड में हम देखेंगे कि कितने लोगों ने उस क्वेश्चन का सही आंसर किया है, ठीक है। तो चल, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। यहां पर बोल रहे हैं जंग ने पर्सनालिटी को किस तरह से, ह्यूमन बीइंग की जो पर्सनालिटी होती है वो किस आधार पर क्लासिफाई किया था, राइट। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंस के अंदर हम जंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और जंग ने जो पर्सनालिटी है उसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया था, किसके आधार पर? हाँ जी, हरी अप एवरीवन। आंसर करते जाए कमेंट में, एंड द पोल विल बी पिकिंग अप योर आंसर। सोशल है, बॉडी बिल्ड है, एनर्जी लेवल है, या मूड है? एब्सोल्युटली राइट, आई कैन सी मेजॉरिटी लोगों ने आंसर किया है ए, जो कि करेक्ट है। जंग ने सोशल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे पर्सनालिटी को क्लासिफाई किया था इनटू 3 क्लासेस, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट या एम्बीवर्ट। एक वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सोशल होते हैं, दैट इज एक्सट्रोवर्ट वाली कैटेगरी। एक जो सोशल नहीं होते हैं, दे आर इंट्रोवर्ट। एंड बैलेंस ऑफ द टू, की वो एक्सट्रोवर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है या इंट्रोवर्ट भी बहुत ज्यादा नहीं है, बट बैलेंस है, तो दैट इज एम्बीवर्ट। तो सोशल कैटेगरी के बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था ह्यूमंस को। नाउ वील कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लर्निंग थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से जो हम सीखते हैं वो क्या कहलाता है? ओपन लर्निंग, फॉर्मल, इंसाइटफुल, या लर्निंग बाय चांस, दैट इज इंसिडेंटल लर्निंग। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरी क्विकली एवरीवन।
हाँ जी, सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो हम शिक्षा ले रहे हैं या हम जो सीख रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? यस, द करेक्ट आंसर विल बी इंसिडेंटल लर्निंग। इंसिडेंटल लर्निंग 80% स्टूडेंट्स बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो, आपकी जो एजुकेशन होती है वो तीन तरह की होती है। एक तो आपकी फॉर्मल हो गई, जो हम स्कूल कॉलेज में जाके एजुकेशन ले रहे होते हैं वो फॉर्मल होती है। एक होती है नॉन फॉर्मल, दैट मीन्स कि हमारे पास ये जो ओपन लर्निंग है, जहां पर फॉर्मल जैसा रूल रेगुलेशन नहीं है, बट यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे, हमको डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, यहाँ पर भी हम पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास फ्रीडम होता है जो कि फॉर्मल में नहीं था। दैट इज नॉन फॉर्मल। जबकि इनफॉर्मल होता है, हमने घर पे कुछ सीखा, हमने फ्रेंड से कुछ सीखा, या हम घर से बाहर निकले, हमने कुछ देखा, कुछ वहां से सीखा, दैट इज इनफॉर्मल। अब हम इनफॉर्मल एजुकेशन के थ्रू जो सीखते हैं दैट इज इंसिडेंटल। इसको इंसिडेंटल इसलिए बोलते हैं बिकॉज दिस इज अनप्लान्ड। हमने घर पे चीजों को सीखा, देखा, कुछ सीख लिया, घर से बाहर निकले, हमने सीख लिया, ये अनप्लान्ड लर्निंग है। कोई आपको स्कूल की तरह टीचर ने प्लान नहीं बनाया था कि ये पढ़ाना है, ये सिखाना है, फिर उस तरह से चीजें हुई। इंसिडेंटल है, बाय चांस आपकी लर्निंग हो रही है, एंड देयरफॉर इट इज लर्निंग बाय चांस या इंसिडेंटल लर्निंग। ठीक है, तो दिस इज अनप्लान्ड और अनइंटेंडेड लर्निंग भी कहते हो। जैसे ये बच्चे ने खेल खेल में कुछ सीख लिया, राइट, खेल खेल में उसको ऑर्गेनाइजेशन आ गई, उसको हाई आई और हैंड कोऑर्डिनेशन आ गया, ये सारी इंसिडेंटल लर्निंग होगी। ठीक है, चले विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टिव मेथड हम किस लिए यूज करते हैं? किस चीज का असेसमेंट या आकलन करता है आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक? yes, very quickly everyone. राइट, सो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्टिव टेक्निक मेजर करती है हमारी पर्सनालिटी को। 65% स्टूडेंट्स करेक्ट हैं। देखो, प्रोजेक्टिव टेक्निक होती है कि हम प्रोजेक्ट क्या कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है, यहां पर आप मुझे देख के बताओ, ये एक ग्लास है, ठीक है, एंड चलो इस ग्लास में इतना मैंने पानी रख दिया है। आप क्या बोलोगे? इस ग्लास को देखो और मुझे बताओ क्या देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ना मिक्स रिस्पॉन्सेस होंगे। कुछ लोग बोलेंगे ग्लास आधा भरा है, और कुछ बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। तो हम कैसे बोल रहे हैं, या हम किसी एक चीज को देख के वो बोल रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसी हमारी पर्सनैलिटी है। अगर हम हर चीज में पॉजिटिव देख रहे होंगे तो हम बोलेंगे ग्लास तो आधा भरा हुआ है, बट अगर हम हर चीज में नेगेटिव देख रहे होंगे तो हम बोलेंगे ग्लास आधा खाली है। तो हम प्रोजेक्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी को, और प्रोजेक्टिव टेक्निक होता है पर्सनालिटी का टेस्ट। चले अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लर्निंग इज व्हाट? सीखना क्या होता है? व्हाट इज लर्निंग एवरीवन? हाँ जी, 1 बजे, बिकॉज आज एक स्पेशल सेशन है। चले जल्दी जल्दी, लर्निंग क्या है? सो करेक्ट आंसर इसका होगा, मैं देख रही हूँ आंसर में बहुत से लोगों ने ए बोला है, बहुत सी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। 22% स्टूडेंट्स ने ही सिर्फ आंसर किया है। देखो अब बताती हूँ मैं, लर्निंग इंप्लाइज चेंज इन बिहेवियर। जब लर्निंग होती है व्यवहार में चेंज आता है। यस, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। बिल्कुल, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लर्निंग होगी, या एक्सपीरियंस आपने कोई भी चीज करी उससे लर्निंग होती है। दैट इज राइट। ऑल्सो implies चेंज ड्यू टू ग्रोथ एंड मेच्योरेशन। क्या लर्निंग इज अ चेंज ड्यू टू ग्रोथ एंड मेच्योरेशन? नहीं, बट इट implies चेंज दैट इज परमानेंट। हम पढ़ते हैं ना, लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज अक्वायर्ड बाय अ पर्सन थ्रू प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस। तो लर्निंग वो होती है जो हमारे होती है बाय एक्सपीरियंसेस, बाय आप बोल सकते हो प्रैक्टिस कर रहे हुए हैं हम, या किसी काम के पीछे हम लगे हुए हैं,
या हमें कोई किसी भी तरह का जैसे रिवॉर्ड पनिशमेंट मिला, एक्सपीरियंस हुआ, उसके बेसिस पे लर्निंग होती है। अब ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं है? ग्रोथ या मैच्योरेशन से क्या हो रहा है? हमारे अंदर चेंज आ रहा है, हम मैच्योर हो रहे हैं। दैट इज नॉट लर्निंग, बट लर्निंग होती है जो परमानेंट नेचर की होती है, जिससे हमारा व्यवहार चेंज हो जाए और जो इसके थ्रू हमको मिलती है, रिसीव होती है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आ रही है बात समझ में? एक बार आप इसको देख लो, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस कि लर्निंग क्या है। परमानेंट चेंज है बिहेवियर में जो कि एक्सपीरियंस से होता है। हम बोलते हैं हमने कोई चीज सीखी, और सीखी हमने अपने एक्सपीरियंसेस से, अनुभव से, वो लर्निंग है। ठीक है, पार्टिसिपेट आपको नहीं करना है, नहीं, लर्निंग परमानेंट चेंज होती है। अच्छा, अब दूसरी चीज आप देखो, पोल में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल जो आपको आंसर है समझ में आ रहा है उसको कमेंट्स में लिखो, हमारा पोल उसको पिकअप कर लेगा। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, इंप्लाइज चेंज। लर्निंग का मतलब है, लर्निंग का मतलब है बदलाव, हमारे अंदर चेंज आता है तभी तो लर्निंग है। आपके थिंकिंग में चेंज आ गया, आपकी नॉलेज में चेंज आ गया, दैट इज व्हाट लर्निंग इज। ठीक है, तो इट इज अ परमानेंट चेंज, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। और इसको हम बोलते हैं जब हम कोई भी चीज एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो हमारा क्या है, वो हमारा लर्निंग होता है। हिंदी भी है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो एंड चले लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इड, ईगो और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था? सो यहाँ पर आपको अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के नाम दिए हैं, आपको बताना है इड का कॉन्सेप्ट, ईगो का और सुपर ईगो का कॉन्सेप्ट किसने दिया हुआ था। ग्रेट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा, हमको ये तीनों कॉन्सेप्ट दिए थे फ्रूड ने। फ्रूड ने हमें कॉन्सेप्ट ऑफ इड, ईगो और सुपर ईगो दिया था इनकी पर्सनालिटी थ्योरी में। ये इड को बोलते हैं कि ये अनकॉन्शियस हमारा स्टेट है, जबकि ये हमारा सब कॉन्शियस होता है एंड ये कॉन्शियस होता है। इड होता है एक तरह से कि हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, हमें खुशी चाहिए और खुशी के लिए हम वो काम करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेंगे। लेकिन एक ईगो होता है हमारे अंदर जो एक रेफरी का काम करता है। ईगो हमें हर कुछ नहीं करने देता जिससे हमें खुशी मिले, बट ईगो एक तरह का रेफरी का काम करता है, क्या ये सही है, करना जरूरी है, एंड फिर अगर वो करना जरूरी है तो फिर वो हमें चैनलाइज करता है कि ठीक है कर लो। लेकिन अगर वो चीज जरूरी नहीं है तो फिर ईगो हमें रोकता है रेफरी की तरह। एंड सुपर ईगो कंप्लीटली हमारा कॉन्शियस होता है, हम बहुत ज्यादा सोच समझ के मॉरल प्रिंसिपल्स लगा के कोई काम कर रहे होते हैं। तो ये जो पर्सनालिटी थ्योरी है हमारी फ्रूड की, पर्सनालिटी थ्योरी के अंदर उन्होंने हमारी पूरी पर्सनालिटी को 3 डोमेन्स में क्लासिफाई किया है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, राइट। ये कहते हैं हमारी पर्सनालिटी 3 एलिमेंट से बनी हुई है, विच इज इड, ईगो, सुपर ईगो। इड हमारा क्या होता है, प्रिमिटिव पार्ट होता है पर्सनालिटी का, अनकॉन्शियस होता है, बर्थ से हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, और ये प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, मतलब इसको सिर्फ प्लेजर चाहिए, इसको सिर्फ सुख चाहिए, जहां से हमें सुख मिलेगा इड बोलेगा वो कर लो। लेकिन ईगो रियलिटी प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो बोलता है कि जो चीज जरूरी है भाई वो करो। सुपर ईगो क्या है, थर्ड पार्ट है पर्सनालिटी का, और ये मॉरल एस्पेक्ट पे काम करता है, ये राइट एंड रॉन्ग को जज करता है, देखता है क्या चीज सही है, क्या करना जरूरी है, क्या हम करें क्या नहीं करें। तो आपका जो लास्ट है सुपर ईगो है, दैट इज द कॉन्शियस पार्ट। ठीक है, चल अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वेरिएबल जो हमारे आउटकम को इफेक्ट तो कर सकता है बट हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये कौन सी वेरिएबल होती है हमारी? यस, जल्दी जल्दी। हाँ जी श्री, आई हैव एक्सप्लेन्ड, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बाद में जाके। चलो जल्दी जल्दी। वेरिएबल जो इफेक्ट जरूर करती है बट इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये कौन सी वेरिएबल है हमारी? राइट, सो इसका करेक्ट आंसर होगा कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल होती है, कंफाउंडिंग का मतलब क्या होता है, कंफाउंडिंग मतलब कंफ्यूज कर देना। तो ये वो वेरिएबल है जो हमारे रिजल्ट को कंफ्यूज कर देती है, हम इसको कंट्रोल करना भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, रिजल्ट इसका हमारा जो है डिविएट होगा।
बट ये वेरिएबल हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बाद में हमें समझ में आएगा कि अच्छा इसके वजह से हो सकता है कि हमारे रिजल्ट में चेंजेस आ गए। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप एग्जांपल लो कि आप स्टडी कर रहे थे सनलाइट का इम्पैक्ट प्लांट की ग्रोथ पे होता है क्या। सनलाइट आपकी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और प्लांट ग्रोथ आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल हो गई। बाकी आपको सारी चीजें कंट्रोल करनी थी, एक जैसी रखनी थी, सिर्फ सनलाइट को छोड़ के बाकी सारी चीजें हमें दोनों प्लांट को एक जैसा देना था। लेकिन ये जो पर्सन है ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने वाटर का लेवल थोड़ा सा चेंज कर दिया। ठीक है, वाटर का लेवल उससे चेंज हो गया। जो प्लांट धूप में था उसको उसने पानी भी थोड़ा ज्यादा दिया, जो प्लांट घर के अंदर रखा था वो उसकी मिट्टी सूखती नहीं थी तो उसने उसको कम पानी दिया। लास्ट में आके अब ये पर्सन कंक्लूड नहीं कर पा रहा है कि जो प्लांट की ग्रोथ हुई है वो पानी की वजह से हुई है और सनलाइट की वजह से हुई है या अकेले सिर्फ सनलाइट की वजह से हुई है। तो आप देखो, कंफाउंडिंग वेरिएबल हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे कि क्या है हमारा रिजल्ट किसके वजह से है, बट रिजल्ट को इफेक्ट जरूर कर रहा है ना। तो वो वेरिएबल जो हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर दे बट हम इसको डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, दैट इज नोन एज अ कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल वो वेरिएबल होती है जिसको कंट्रोल करना चाहिए लेकिन रिसर्चर कंट्रोल करना भूल गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एवरीवन। की प्रोसेस इन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी आप बना रहे हो, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के की प्रोसेस क्या होंगे, क्या क्या करोगे क्या नहीं करोगे, उसको आपको मुझे ऑर्डर में लगा के बताना है। ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल जो एक्सपेरिमेंट के प्रभाव को घटा बढ़ा सकता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक क्लास मैंने ली थी जिसके अंदर मैंने पूरी थ्योरी पढ़ाई है, आप यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, चले इस क्वेश्चन को आंसर करें, फिर मैं हिंदी दिखाती हूँ। हाँ जी, चले क्वेश्चन इन हिंदी ऑल ऑफ यू, एंड साथ साथ जिनको आंसर करना है प्लीज स्टार्ट आंसरिंग। सो मेजॉरिटी ने बोला है होगा ऑप्शन क्या आपका, सी। ठीक है, चले देखते हैं। की प्रोसेस इन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंटल स्टडी। ठीक है, सो पोल स्टॉप्ड एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एक पर्सन स्टूडेंट्स ने बोला है बी, मेजॉरिटी को लग रहा है सी। चले देखते हैं सी करेक्ट है और या बी करेक्ट है। सबसे पहले देखो, अगर हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बना रहे हैं या कर रहे हैं तो मुख्य क्या क्या चीजें आएंगी, एलिमिनेट करते हैं। मैन्युपुलेशन ऑफ द आउटकम वेरिएबल। आउटकम वेरिएबल किसको बोलते हो, मैंने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की थ्योरी क्लास ली थी। अब अगर आप वो थ्योरी क्लास नहीं देखे हो तो ये आपकी गलती है, एंड जरूर से देख लेना क्योंकि ऐसी ही गलती होगी अगर आप नहीं देखोगे तो। मैन्युपुलेशन जरूर होता है लेकिन आउटकम वेरिएबल जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं उसका नहीं होता है, ये बात गलत है। बट रैंडम असाइनमेंट होता है, यस। कंट्रोल होता है, हाँ जी। ऑब्जर्वेशन होता है ट्रीटमेंट वेरिएबल का, नहीं। ऑब्जर्वेशन ऑफ चेंज इन द ट्रीटमेंट नहीं होता है, बट क्या होता है, रैंडम असाइनमेंट्स होता है। तो मैन्युपुलेशन ऑब्जर्वेशन जरूर होता है लेकिन मैन्युपुलेशन होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का और ऑब्जर्वेशन होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल का ऑब्जर्वेशन होता है। बताओ क्लियर है। सो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गई बात, तो आंसर सी नहीं होगा। सो ये छोटी छोटी सी भूल है, अगर आप थ्योरी नहीं देखोगे तो ऐसी गलतियां करोगे, इसलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की पूरी थ्योरी मैंने एक ली थी, उसको जरूर से क्लास के बाद देख लेना। चले अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि बिफोर गैदरिंग डेटा
for his research. Investigator asked himself the following question. What should be the right order of asking these questions? ठीक है, तो रिसर्चर क्वेश्चन गैदर करने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसका सही क्रम क्या होगा? तो आप एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं पोल स्टार्ट करती हूँ. हाँ जी एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 8. ओके, सो टाइम्स अप एंड आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. सो वी हैव 60% स्टूडेंट्स करेक्ट. बिल्कुल, देखो करेक्ट आंसर होगा सी. सबसे पहले किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए हमको? अगर हम डेटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले यही सोचेंगे ना किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. दूसरा होगा कि किन से वो इंफॉर्मेशन हम लेंगे. अब देखो मेरी किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, उसके बाद क्वेश्चन बनाने से पहले वो लोग कौन है जिनसे मुझे डेटा लेना है, क्या वो एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो पहले सारी चीजें सोचोगे, फिर उनके लिए क्वेश्चंस बनाना शुरू करोगे. इनको कैसे सैंपल करोगे और फिर डेटा उनसे कलेक्ट कैसे करोगे, तो ये सारा आपका एक सीक्वेंस होगा. सबसे पहले इंफॉर्मेशन कैसी, वो लोग कैसे हैं, उनसे कैसे सैंपल सेलेक्ट किया जाएगा, और फिर डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे. दिस विल बी द सीक्वेंस. तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी. चले क्वेश्चन नंबर 9. इन्वेस्टिगेटर ने टाइप 2 एरर किया है, तो वो कौन सा होगा? टाइप 2 एरर अगर कर रहा है तो इनमें से वो क्या करेगा? ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन इसीलिए हम आपको करा रहे हैं ताकि एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल रेडी रहो. हाँ जी सौरभ. चले क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, फटाफट से. इन्वेस्टिगेटर ने करा है टाइप 2 एरर, तो वो क्या कर रहा होगा यहाँ पर? यस यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. अगर वो टाइप 2 एरर कर रहा है तो वो क्या कर रहा होगा? नल हाइपोथेसिस जो कि गलत है उसको एक्सेप्ट. जबकि टाइप 1 एरर में क्या होता है? आपकी सही नल हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट कर रहे होते हो. ठीक है, सो अगर हम बात करें इसकी, तो यहां पर टाइप 1 एरर कौन सा होता? टाइप 1 एरर ये होता, और ये है टाइप 2 एरर. ठीक, चले वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एम ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च इज टू डिटरमाइन कॉज एंड इफेक्ट. तो कॉज एंड इफेक्ट कौन सी रिसर्च हमको निकाल के बताता है? एथनोग्राफी, एक्सपेरिमेंटल ग्राउंड, या आपकी केस स्टडी रिसर्च? aim of which type of research is to determine the cause and effect. So yes, इसमें से सारी रिसर्च में से सिर्फ एक ही रिसर्च है विच इज योर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट पता लगाते हैं. ग्राउंडेड में थ्योरी बनाते हो, 3% वाले जो भी ग्राउंडेड बोल रहे हो, ग्राउंडेड रिसर्च के अंदर हम थ्योरी डेवलप करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट नहीं पता लगाते हैं. केस स्टडी में हम किसी केस को इन डेप्थ एनालिसिस करके उस केस का पता लगाते हैं, क्या हुआ था, क्या है वो केस, एवरीथिंग. नाउ the difference of the value of sample statistics and the population parameter. तो जो सैंपल की वैल्यू है और पॉपुलेशन की वैल्यू है, इनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग वेरिएंस, एरर, या टेक्निक? यस, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन, ये हमारा कहलाता है
सैम्पलिंग एरर, एरर है, कुछ गलतियां हुई होगी, तभी हमारा सैंपल की वैल्यू और पॉपुलेशन की वैल्यू में डिफरेंस है। हम क्या बोलते हैं, सैंपल एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारी पॉपुलेशन का, सैंपल हमारी सही ढंग से पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन डिफरेंस पाया गया सैंपल में और पॉपुलेशन के वैल्यूज में। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने सैम्पलिंग में कुछ गलती करी होगी, दैट इज अ सैम्पलिंग एरर, ठीक है, नॉट सैम्पलिंग वेरियांस। देखो सैंपल में वेरियांस क्या होता है, दो अलग अलग सैंपल में थोड़ा डिफरेंस होना, दैट इज अ वेरियांस, लेकिन सैंपल और पॉपुलेशन की वैल्यू में डिफरेंस होना, दैट इज सैम्पलिंग एरर। यस, चले वील मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, नंबर ऑफ केसेस जो -2 स्टैंडर्ड डिविएशन से लेके +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में लाई करते हैं इन अ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब आप देखो रिसर्च का लेवल इसी तरह से हमारा ज्यादा होगा, बिकॉज अब रिसर्च की वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है इन योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, है ना, बिकॉज दिस विल बी कंसिडर्ड फॉर योर पीएचडी एडमिशंस एज वेल। यस एवरीवन, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। सो मेजॉरिटी ने बोला है आंसर होना चाहिए हमारा सी। पोल मैंने स्टार्ट नहीं किया था तो, और आइदर आई विल नॉट टेक द पोल फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज पोल काफी देर में मैंने स्टार्ट किया, तो कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर इसका होगा सी। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ केसेस जो हमारे लाई करते हैं 1 -1 से +1 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में, तो वो कितने होते हैं, 68, ठीक है, जबकि -2 से +2 स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में 95.44 और उसके ऊपर 99। तो हम याद कैसे करेंगे, 68, 98 और 99% रूल, 68, 95, 99% रूल। इसके पॉइंट्स भी याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार आपको क्वेश्चन में पॉइंट से ही कंफ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा आपका पॉइंट, 68.2, 95.4 और यहां हो जाएगा 3.73। इसको पॉइंट्स इसलिए आप याद रखोगे क्योंकि एग्जामिनेशन में कभी कभी हो सकता है 95.55 दे दे, 95.12 दे दे, तो जस्ट रिमेंबर 2, 4 एंड 7, ठीक है। तो ये जरूर से याद कर लेना, यस ये जरूर से याद कर लेना, क्या है हमारा 68, 95, 99, 2, 4, 7, दैट्स इट। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर आपसे बोल रहा है काइनेसिक्स, जो कि कम्युनिकेशन का पार्ट है, कम्युनिकेशन यूनिट का पार्ट है। काइनेसिक्स इज अ टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसके क्या क्या फीचर्स होंगे, मीनिंग होगा, आप कह सकते हो। चलो स्विचिंग ऑन द पोल, नहीं अभी हिंदी बची है, हिंदी पढ़ लेंगे फिर हम पोल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन कैसे होगा 68 वाला, तो वो पूछेगा -1 स्टैंडर्ड डिविएशन से प्लस स्टैंडर्ड डिविएशन के बीच में कितना आएगा। चलो क्वेश्चन इन हिंदी गाइस, यस नाउ आई स्विच ऑन द पोल। आप लोग आंसर करते जाओ कमेंट पे, पोल विल बी पिकिंग अप आंसर्स। एलिमिनेट कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर, द करेक्ट आंसर। ग्रेट ग्रेट एवरीवन। टाइम्स अप, एंड इसका करेक्ट आंसर जैसा कि सब ने बोला इज ऑप्शन नंबर सी, 99% आंसर वी हैव। वेरी गुड गाइस। सबसे पहले देखो काइनेसिक्स मीनिंग कन्वे नहीं करता, गलत बात है, इवन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी मीनिंग कन्वे करता है। सेकेंड देखेंगे सोशल सिस्टम डज नॉट रिफ्लेक्ट योर सोशल सिस्टम, करता है। आप हाथ जोड़ के ग्रीट कर रहे हो, आप ऐसे ग्रीट कर रहे हो, इट डिपिक्ट्स योर सोशल सिस्टम एज वेल, कि आप किस समाज से आ रहे हो। तो ये भी बात गलत है, और ए और बी को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो आप देखो ए बी को एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा,
ठीक है, करेक्ट आंसर हो गया बॉडी मूवमेंट से मीनिंग होती है, बिकॉज काइनेसिक्स इज ऑल अबाउट मूवमेंट। मैं कैसे हाथ हिला रही हूँ, मैं कैसे बॉडी मूव कर रही हूँ, इससे एक मीनिंग जा रही है। सब्जेक्ट टू सिस्टमैटिक एनालिसिस, हम एनालाइज कर सकते हैं कि क्या बोला गया और कैसे बोला गया, उससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, उसके सोशल सिस्टम का भी पता लगता है। चल अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सिंबल्स प्रोवाइड मीनिंग व्हेन यूज्ड इन व्हाट? सिंबल किस तरह की मीनिंग प्रोवाइड करता है? जल्दी करेंगे हम, वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस टू सॉल्व। Symbols provide meaning when used in right. So इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल है, बिल्कुल है ऑप्शन नंबर डी। जैसा कि ज्यादातर लोगों ने बोला कि सिंबल्स को जब हम किसी एक पर्टिकुलर कल्चर में यूज करेंगे तो उसकी मीनिंग होगी, अलग अलग कल्चर में अलग अलग सिंबल्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे एक कल्चर में अगर हम बात करें, हमारे इंडियन कल्चर में तो हम हाथ जोड़ के क्या करते हैं, नमस्ते करते हैं। बट आप वेस्टर्न कल्चर में जाओगे, क्या वहां पर भी हाथ जोड़ने का मतलब नमस्ते है? नहीं, वह हाथ जोड़ने का मतलब है कि प्लीज 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 शट अप, प्लीज चुप रहो, कुछ भी हो सकता है ना। तो कल्चर के अंदर ही, एक पर्टिकुलर कल्चर कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही उसकी मीनिंग होगी। वेरी गुड। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ मास मीडिया? इनमें से कौन सा मास मीडिया का टाइप है? हरी अप एवरीवन, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। बी क्विक इन आंसरिंग। कौन सा है टाइप ऑफ मास मीडिया? हाँ जी बिल्कुल। सो मेजोरिटी ने इसका भी आंसर बिल्कुल सही किया है, पब्लिक कम्युनिकेशन। यहाँ पर जो मास मीडिया का टाइप है इनमें से वो पब्लिक कम्युनिकेशन होगा। पब्लिक कम्युनिकेशन में भी हम बहुत लार्ज ऑडियंस को एड्रेस कर रहे होते हैं, बस डिफरेंस यहाँ पर ये होता है कि मीडिया नहीं होता है, ये स्पीकर है तो ये आपकी ऑडियंस है, बट इनके बीच में कोई मीडिया इन्वॉल्व नहीं होता है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ एथिकल डायलेमा फेसिंग जर्नलिस्ट। तो जर्नलिस्ट किन किन एथिकल डायलेमा का फेस करते हैं, उनको फेस करना पड़ता है, इनमें से वो क्या होगा? यस, हरी अप एवरीवन। जर्नलिस्ट को किन एथिकल डायलेमास को फेस करना पड़ सकता है? राइट राइट। सो यस, मेजोरिटी हैव गेस्ड इट राइट। करेक्ट आंसर होगा डी। 99% स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है। सोर्स को प्रोटेक्ट करना, सेंसिटिव टॉपिक को रिपोर्ट करना और कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना, सारा ठीक है। चले, सर्विलांस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? किस कम्युनिकेशन का प्राइमरी फंक्शन होता है सर्विलांस, निगरानी रखना? वेरी क्विकली एवरीवन। हाँ जी भुनेश बिल्कुल। चले जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएं। करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 17 का? सर्विलांस किसका प्राइमरी फंक्शन है? ग्रुप, इंटर, इंट्रा या इनमें से कोई नहीं? एब्सोल्युटली राइट, इसका करेक्ट आंसर बहुत से लोगों ने गेस कर लिया है, आंसर होगा डी। 82% स्टूडेंट्स करेक्ट। सर्विलांस, निगरानी रखना, ये मास कम्युनिकेशन का फंक्शन है और मास कम्युनिकेशन ऑप्शन में दिया नहीं है तो आंसर होगा डी। ठीक है, नन ऑफ दी अबव। चल अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 एवरीवन। दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? चले स्टेटमेंट पढ़ें एंड फटाफट से ABCD जो भी है मार्क करें। Yes. Question number 18 everyone. So correct answer होगा ऑप्शन नंबर ए। 46% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया। एक बार हम देखते हैं। प्रोपेगेंडिक कम्युनिकेशन एट नेशनल लेवल इज सपोज टू रिकॉग्नाइज दैट द फैक्ट
रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट ट्रूथ नीड नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम फॉल्सहुड। यही तो प्रोपेगेंडा होता है। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ट्रूथ और फॉल्सिटी को हटाया नहीं जाता है, सेपरेट नहीं किया जाता है, बट ट्रूथ को फॉल्स के साथ मिला के प्रेजेंट किया जाता है, जिससे कि एक प्रोपेगेंडा सेट कर सका जाए, राइट। जबकि दूसरी स्टेटमेंट है मीडिएटेड प्रोपेगेंडा प्रोसेस ब्लर्स द ट्रूथ एंड फॉल्सहुड इन ऑर्डर टू बी परसुएसिव। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए ट्रूथ और फॉल्सिटी दोनों मिला के ऑडियंस के सामने रखी जाती है, विच इज ऑल्सो राइट। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। प्रोपोगैंडिक कम्युनिकेशन क्या करती है? इट एक्चुअली प्रेजेंट्स ट्रूथ एंड फॉल्सहुड टुगेदर, सेपरेट नहीं करती है, इसलिए तो ये प्रोपोगैंडिक कम्युनिकेशन कहलाती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से डिजिटल मीडिया का एडवांटेज कौन सा है? डिजिटल मीडिया का फायदा कौन सा है? यस, हरी अप एवरीवन। मास कम्युनिकेशन, क्योंकि मीडिया आपका फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहलाता है। निगरानी रखने का काम मीडिया का होता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ जी, सो एडवांटेज ऑफ डिजिटल मीडिया गाइस, सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं कितने लोगों ने आंसर किया है, 91%। ग्रेट। सो अब देखो आपका डिजिटल मीडिया नेटवर्क कम्युनिकेशन इज अवॉइडेड। डिजिटल है तो नेटवर्क तो होगा ही। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, हमारे पास 50-50 आंसर बच गए। पीपल कैन क्रिएट एंड डिस्ट्रीब्यूट मीडिया कंटेंट, हो रहा है ना आज के टाइम पे, हर कोई मीडिया कंटेंट बना के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। दिस इज व्हाट डिजिटल मीडिया या न्यू मीडिया इज। यस, चले। एंड प्रोडक्ट कैन बी डिलीवर्ड इन रियल टाइम, सेम टाइम पे कर सकते हो, मैं कर रही हूँ, यस। तो दैट इज व्हाट आपका डिजिटल मीडिया का एडवांटेज। रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज लेस एक्सपेंसिव, हाँ जी बिल्कुल कम एक्सपेंसिव होती है। ऑनलाइन पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस, तो ये बात सही नहीं है। एडवांटेज पूछ रहा है, एडवांटेज में आता भी नहीं है, बात भी सही नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यस। चले अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। Which type of reasoning is given below? मतलब यहां पर आपको 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो आपको मुझे बताना है यहां पर कौन सी रीजनिंग फॉलो हो रही है, ए बी सी या डी। सो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सी रीजनिंग फॉलो हो रही है? यस, क्वेश्चन नंबर 20 एवरीवन। हाँ जी, सो करेक्ट आंसर इसका होगा, यहां पर हमारी ऑल से हम आ रहे हैं पर्टिकुलर की तरफ, मतलब जी से पी आ रहे हो। जी से पी किसके अंदर आते हो? डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आते हो। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइट। यहां देखो आपका जनरल स्टेटमेंट ऑल की बात हुई है एंड हम ऑल से पर्टिकुलर आ रहे हैं, तो दिस इज डिडक्टिव स्टेटमेंट। उल्टा दिया होता कि क्रो ले एग, क्रोज बर्ड होते हैं इसलिए सारे बर्ड्स एग ले करते हैं, दैट विल बी योर इंडक्टिव स्टेटमेंट। सो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग यूनिट से। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है पढ़ लें एक बार सारे स्टेटमेंट्स एंड साथ साथ मुझे आंसर बताते चले। इस पर मैं ऑलरेडी क्लास ले चुकी हूं, आप लोग एक बार लॉजिकल रीजनिंग इंट्रोडक्शन की क्लास चेक करना। हरी अप एवरीवन। यस यस, सो आई विल जस्ट वेट। ऑलरेडी पोल स्टॉप हो चुका है बट मैं वेट करूंगी थोड़ा सा, लोग आंसर कर रहे हैं, यस। सो यहां मुझे जो आंसर मिल रहा है मेजॉरिटी की तरफ से वो है बी, बट द करेक्ट आंसर इज सी।
मैं सोच रही थी कि एक आध आंसर शायद मिल जाए, एक आधे का आंसर आ जाए कि भाई सी होगा। सो करेक्ट आंसर है आपका सी। यहां बोला था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, ठीक है। तो इनकरेक्ट गलत स्टेटमेंट हमारी है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट ऑलमोस्ट वैलिड कभी नहीं होता है। डिडक्टिव क्या होता है आपने ऑलरेडी पढ़ा है, ये क्लास में ले चुकी हूं, तो आप देख लेना थ्योरी क्लास। डिडक्टिव या तो वैलिड होता है या इनवैलिड होता है, ये ऑलमोस्ट वैलिड जैसा कुछ नहीं होता है, बस ये गलत है। अब बाकी सही कैसे है एक बार चेक करो। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ एंड फॉल्सिटी, यस। एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी फॉल्स है तब भी इनवैलिड होगा, दोनों फॉल्स है तब भी इनवैलिड होगा, तो ये बात सही है। नो वैलिड आर्ग्यूमेंट कैन हैव अ ट्रू प्रीमाइस फॉल्स कंक्लूजन, ये बात तो सही है ना। नो वैलिड, अगर हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है तो क्या होगा, इसके दोनों प्रीमाइसेस ट्रू होने चाहिए। अगर ट्रू एंड फॉल्स है तब वो वैलिड नहीं होगा, तो ये बात तो सही है। वैलिड डज नॉट मीन्स ट्रू, ठीक है। वैलिड का मतलब ट्रू नहीं होता है, सही बात है। हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो सकती है एंड वैलिड हो सकती है, वैलिड अलग है और ट्रू अलग है। वैलिड का मतलब होता है कि हमारा स्ट्रक्चर सही है, और जबकि हमारा ट्रू का मतलब होता है, ट्रू का मतलब होता है जो कंटेंट लिखा है उसके अंदर वो सही हो, ठीक है। सो अभी मैंने परसों ही ये क्लास ली थी लॉजिकल रीजनिंग की पेड क्लास के अंदर, और मैंने बताया था स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फिर भी इनवैलिड हो सकती है। स्टेटमेंट वैलिड है पर वो फॉल्स हो सकती है, तो वैलिड डज नॉट मीन्स कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू भी होगी। इसका एग्जाम्पल एक हम देख लेते हैं। इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। प्रीमाइस 1 बोलता है ऑल वुमेन आर बर्ड्स। प्रीमाइस 2 बोल रहा है रीता इज अ वुमेन, इसलिए देयरफॉर कंक्लूजन बोल रहा है रीता इज अ बर्ड। स्ट्रक्चर में कोई गलती है क्या? नहीं, स्ट्रक्चर सही है ना। प्रीमाइस 1 ऑल की बात कर रहा है, फिर एग्जाम्पल दिया है, फिर कंक्लूजन पे आए, स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। लेकिन क्या मीनिंग भी सही है? नहीं। क्या सारे वुमेन बर्ड्स होते हैं? नहीं। तो वैलिड डज नॉट मीन्स ट्रू, ये बात सही है। आगे बात समझ में नहीं आई तो इसको आप एक बार ना वापस से जाके थ्योरी क्लास देखोगे, लॉजिकल रीजनिंग इंट्रोडक्शन के नाम पे आपको मिल जाएगी, किसके अंदर, प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब के, वहां पर देख लेना, ठीक है। चले वील मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 22 देखो और मुझे बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है। सो क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन बनाया गया है आपका, कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है। हाँ जी एवरीवन क्विकली। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है? यस 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 राइट। सो करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, मेजॉरिटी ने सही आंसर दिया है, 74% स्टूडेंट्स करेक्ट है, ठीक है। ये और ये ऑल और सम नॉट वाली हमारी स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्टरी है। अब सबसे पहले कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट कौन सी होती है? ए ई आई ओ, ये जो स्टेटमेंट है ना, और ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी होती है। ये कॉन्ट्रा है एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्टरी। ए मतलब ऑल, ई मतलब नो या नन बोलते हो, आई इज सम, और ये है सम नॉट। तो ऑल और सम नॉट कॉन्ट्रडिक्टरी होता है, सम और नो कॉन्ट्रडिक्टरी होता है। तो ये जो सम और नो है, सी एंड डी है, ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन क्योंकि ऑप्शन में दिया नहीं है इसलिए हम सिर्फ ये वाला मार्क करेंगे, ठीक है। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चल अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। इनमें से बोला जा रहा है कि
कौन से प्रोपोजिशन इस तरह से रिलेटेड हैं कि अगर एक ट्रू है द अदर हैज टू बी फॉल्स एंड वाइसी वर्सा। यहां पर आपके कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं जिनमें अगर एक ट्रू है तो दूसरा ट्रू नहीं होगा या दूसरा क्या होगा, फॉल्स होगा। ये समझ में नहीं आता, मैं इसके ऊपर एक थ्योरी क्लास बहुत जल्द लेने वाली हूं, तो जस्ट स्टे ट्यून्ड गाइस। चले, सो वेरी क्विकली, अगर एक ट्रू है तो दूसरा फॉल्स होगा। इनमें से कौन सी वो स्टेटमेंट्स हैं, या राइट। देखो अभी हमने जो पढ़ा ये वाला, ये जो कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब ही होता है कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी वाली ट्रू नहीं हो सकती। जैसे अगर हम सब के लिए ऑल को बोल रहे हैं ट्रू है, तो सम नॉट ट्रू नहीं हो सकता। हो सकता है क्या, मैं बोलूं सारे के सारे इस तरह के हैं, तो आप बोलो नहीं इनमें से कुछ ऐसे नहीं है, तो फिर कोई एक ही बात सही हो सकती है, या तो सारे ऐसे हैं या कुछ ऐसे नहीं है, दोनों साथ में एक साथ ट्रू नहीं हो सकता। तो जो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है वो ऐसी होती है कि अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स ही होगी। इसी तरह से ये भी सम एंड नो, ठीक है। तो आपका जो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है ये होगी हमारी क्या, कि अगर एक ट्रू है तो दूसरी फॉल्स। तो ऑल और सम नॉट, ठीक है, ए और सी हो सकता है हमारा, या हो सकता है बी एंड डी। जो भी दिया है ऑप्शन में उसको हम पिक कर लेंगे, बी एंड डी गिवन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ गई बात समझ में। सिर्फ 11% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया था, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो होता है ना, ये कॉन्ट्ररी होता है, इनका रिलेशन अलग होता है। अभी कॉन्ट्ररी के ऊपर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी आगे, फिर हम उसकी बात करेंगे। चले, यहां पर है, आपको बताना है मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी फॉल्स ऑल्दो दे मे बोथ बी ट्रू। साथ में फॉल्स नहीं हो सकते लेकिन साथ में दोनों ट्रू हो सकते हैं। ये कौन से स्टेटमेंट्स हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर मैं पोल स्टार्ट करती हूँ। स्विचिंग ऑन दी पोल गाइस, होप एवरीवन इज रेडी फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर करें, कौन सी स्टेटमेंट इस तरह से रिलेटेड है कि साथ में फॉल्स नहीं हो सकती हैं लेकिन ट्रू हो सकती हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट, पोल स्टॉप्ड एंड इसका जो करेक्ट आंसर होगा विल बी ऑप्शन नंबर बी। 74% स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राइट। अब देखो ये आपका, तो आपने कॉन्ट्रडिक्टरी तो समझ लिया कि हमारे ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ना नीचे वाला, ये सब कॉन्ट्ररी होता है। एंड सब कॉन्ट्ररी हमेशा इसका रिलेशन होता है कि ये साथ में ट्रू हो सकते हैं लेकिन दोनों साथ में फॉल्स नहीं हो सकते। और ये जो कॉन्ट्ररी है इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा ये होता है कि ये साथ में ट्रू नहीं हो सकते बट साथ में फॉल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्ररी का रिलेशन होता है दे कैन नॉट बी ट्रू टुगेदर बट दे कैन बी फॉल्स टुगेदर, जबकि सब कॉन्ट्ररी होता है कि दे कैन बी ट्रू टुगेदर बट कैन नॉट बी फॉल्स। तो अब हम यहां पर सम और सम को देखेंगे, ए एंड बी, आंसर हो गया बी। आ गई बात समझ में। यस, क्लियर है। पोल के लिए आपको नहीं परेशान होना है, पोल आपका आप काउंट खुद ही कर लेगा, आप सिर्फ कमेंट में आंसर करते चलो। यस, चले आगे बढ़े। इफ एवरीवन इज क्लियर,
हाँ जी, चलो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है 25, कैन नीदर बी बोथ ट्रू नॉर बी फॉल्स टुगेदर। तो यहाँ बोल रहे हैं ना साथ में ट्रू हो सकता है ना साथ में फॉल्स हो सकता है, ये अपना अलग अलग कुछ भी हो सकता है लेकिन साथ में नहीं हो सकता। चले तो इसका आंसर क्या होगा? Yes. So the correct answer for this question will be again B. 55% स्टूडेंट सही है। ये जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ये होती है कॉन्ट्राडिक्टरी की। साथ में दोनों ट्रू भी नहीं हो सकते, साथ में दोनों फॉल्स भी नहीं हो सकते, मतलब ऑपोजिट होंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होती है। ऑल और सम नॉट हो सकता है या सम और नो हो सकता है, तो ए सी या बी डी। ठीक है, ए सी इज गिवन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, आगे बात समझ में। सो अभी क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे अगर आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन पे अगर आपको दिक्कत है, कंफ्यूजन है, तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत जल्द सेशन लेके आने वाली हूँ। आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको क्लास अटेंड करनी है। कब? मंडे वाली। मंडे को मैं लूंगी इसकी थ्योरी क्लास। ठीक है, चले अब जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैं आपको वो 10 क्वेश्चंस जो कल के क्लास में हम नहीं कर पाए थे वो भी कराऊंगी। तो अब हम करते हैं वो 10 क्वेश्चंस जो कल के सेशन में हमने नहीं किए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिया था, 31 से हमें क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो आई विल जस्ट क्विकली ओपन। यस, क्वेश्चनिंग कब ज्यादा यूजफुल होती है क्लास के अंदर, तो ये है कल के सेशन से क्वेश्चन। क्वेश्चनिंग इन क्लास इज मोस्टली यूजफुल व्हेन, सो हियर आई एम स्विचिंग ऑन द पोल एंड एवरीवन बहुत जल्दी से आंसर करने लग जाओ। बिल्कुल, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चनिंग करेंगे तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा क्लास के अंदर, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टेक्निक जो टीचर यूज करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनमें से क्या क्या, मतलब इन ऑप्शंस में से क्या क्या चीजें आएंगी, उन टेक्निक्स में से जो टीचर यूज करेगा क्लास के अंदर। यस, टेक्निक्स यूज बाय टीचर टू टीच इंक्लूड। सो अब देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ना, आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कि टेक्निक ऑफ टीचिंग में आपके बाकी सब आएंगे सेल्फ स्टडी को छोड़ के। आंसर हो गया 95% स्टूडेंट सही। ये तो सेल्फ स्टडी लर्निंग टेक्निक होती है, ये हम खुद अपने सीखने के लिए यूज करेंगे। इसको छोड़ के बाकी सारे आपके जो टेक्निक है वो टीचिंग के लिए यूज हो सकते हैं। वेल डन। एंड इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड अ टीचर अडॉप्ट इन लेक्चर। टीचर को किन चीज को अडॉप्ट कर सकता है टीचर लेक्चर में, किस तरह की टोन को। किस तरह की टोन टीचर रखेगा, प्रिसाइज, लो टोन, एलोंगेटेड, मॉडरेट या प्रिसाइज हाई टोन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, अगर लेक्चर में दे रही हूं तो लेक्चर में आपको मालूम है लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं, तो टोन शुड बी हाई ताकि एवरीवन गेट्स टू लिसन टू अ टीचर।
तो हर एक बच्चे के लिए ऑडिबल हो मेरा लेसन, इसलिए हाई टोन होगी, और प्रिसाइज होनी चाहिए कि बिल्कुल स्पष्ट बोलें ताकि बच्चे को कंफ्यूजन नहीं हो। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया, मॉडरेट टोन नहीं होगी बट प्रिसाइज होनी चाहिए और हाई टोन होनी चाहिए। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक्नोलॉजी एसेंशियल है एजुकेशन में, क्यों? Yes, technology is essential because great. So टेक्नोलॉजी किस लिए यूजफुल होगी? क्वेश्चन इजी है ना? सो करेक्ट आंसर है सी। मैं देख रही थी डी भी बहुत से लोग बोल रहे हो नहीं, पर आई थिंक या तो मेरा कमेंट पर देर से चल रहा है, बिकॉज यस 97% स्टूडेंट्स ने सही आंसर किया है, इफेक्टिव और एफिशिएंट, है ना? तो मैं एक बार रिफ्रेश करूंगी, मेरा पोल शायद देर से आ रहा है। सो बिल्कुल आंसर होगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। अगला क्वेश्चन, टीचर ने इंट्रोड्यूस किया मैथमेटिकल फॉर्मूले को, कैसे? बच्चे को पहले वीडियो दिखाई, ठीक है, जिससे बच्चे को फॉर्मूला रूल्स पता चल गया, फिर टीचर ने एग्जाम्पल दी। ये कौन सा टीचिंग मेथड है? ये कौन सा टीचिंग अप्रोच है? ग्रेट। सो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल बिल्कुल होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिडक्टिव मेथड। 60% स्टूडेंट्स ही क्यों? डिडक्टिव में ही होता है ना कि हम बच्चे को जनरल से पर्टिकुलर, यहां पर टीचर ने पहले रूल्स बताए, टीचर ने पहले कॉन्सेप्ट बता दिया, फिर बच्चे को एग्जाम्पल्स दे रहा है। सो दिस इज योर डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, जो कि क्या होता है? डिडक्टिव मेथड टीचर सेंटर्ड होता है। लर्नर सेंटर्ड होता तो पहले एग्जाम्पल्स फिर टीचर कॉन्सेप्ट की तरफ बच्चे को लेके जाता। ठीक है, चले वील मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू विच? अगर मैं चाहती हूं मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो मेरे क्लास में, तो किस तरह से ये पॉसिबल है? नहीं, एग्जाम्पल नहीं दिया है, वापस से पढ़ लेना आप उसको। यस, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हो तो लर्नर सेंटर्ड मेथड का यूज करो। लर्नर सेंटर्ड मतलब इंडक्टिव। आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हो, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इज इंडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, राइट? क्योंकि जब हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहेंगे तो बच्चों से एग्जाम्पल्स लेंगे, बच्चों से हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, फिर उनको रूल की तरफ लेके जाएंगे। सो अगर आप मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहते हो तो लर्नर सेंटर्ड मेथड दैट इज इंडक्टिव को यूज करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल थ्रू विच? इजी है, फिर से आपको एलिमिनेट करना है एंड यू विल गेट द आंसर। डिस्कशन है, ऑडियो विजुअल है, लेक्चर है, टेक्स्ट बुक मेथड है। quick everyone। चलो करेक्ट आंसर होगा मैक्सिमम पार्टिसिपेशन लर्नर सेंटर्ड। इसमें लर्नर सेंटर्ड डिस्कशन मेथड है ओनली, सो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सी क्यों लग रहा है? ऑडियो विजुअल एड से मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कैसे होगा? मैंने आपको ऑडियो दिखा दी, वीडियो सुना दी, तो हाउ विल इट मेक श्योर कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो? आप तो सुन रहे होगे ना, आप पार्टिसिपेट करो, इसके लिए डिस्कशन मेथड सबसे बेस्ट रहेगा। चले वील मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। डिस्कशन इन क्लास विल बी मोर इफेक्टिव इफ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज व्हाट? कब हमारा डिस्कशन मेथड ज्यादा प्रभावी होगा? अगर टॉपिक आप जो डिस्कस करने वाले हो वो कैसी हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। इंडक्टिव में थ्योरी से मतलब आप एग्जाम्पल से थ्योरी की तरफ ले जाओगे।
यस, द करेक्ट आंसर इज, अगर मैं डिस्कशन कराऊं, आप ऐसे सोचो, अगर मैं आपसे डिस्कशन कराने के लिए बोल रही हूँ तो वो टॉपिक अगर मैं आपको पहले से बता दूंगी तो आप प्रिपेयर्ड होगे उस टॉपिक के ऊपर, फिर आप डिस्कस कर पाओगे। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा, पहले से टॉपिक बच्चों को मालूम है तभी डिस्कशन ज्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होगा। सो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, which of the following is example of online method of teaching? इनमें से ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग एग्जाम्पल, द इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर द डे आई थिंक सो, है ना। चले, कौन बताएगा इसका आंसर, एग्जाम्पल ऑफ ऑनलाइन मेथड ऑफ टीचिंग। इसका 100% आंसर आएगा, क्या बोलते हो। नहीं, डेली क्लास मेरी होती है 12 बजे, मंडे वेंसडे, मतलब डेली नहीं होती, ऑल्टरनेट डेज होती है 12 बजे, बट ये स्पेशल सेशन है इसलिए इस टाइम पे हो रहा है। सो यस, इसका आंसर बिल्कुल होगा, सारे हैं ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। क्यों 100% नहीं मिला मुझे, स्वयं भी है, स्वयं प्रभा भी है, मूक्स भी है, ये तीनों ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग हैं जो कि हम पढ़ते हैं, तो इसका 100% आई एक्सपेक्टेड, बट चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इनमें से आपको मुझे बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही कौन सी स्टेटमेंट है। चले, मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूं और आप मुझे फटाफट से पोल पे आंसर करने लग जाओ। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज का आखिरी क्वेश्चन है। हाँ जी, स्वयं के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, तो बिल्कुल इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। स्वयं के बारे में सारी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। स्वयं को लॉन्च किया गया था टू अचीव 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन विच इज AEQ, एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी। ई लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट करता है, एज वेल एज लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आपको अपॉर्चुनिटी देता है, तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर। सो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने करे। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, मजा आया होगा क्वेश्चंस को करने में। अब इस सेशन, अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, मेरे ठीक बाद आएंगे निशान सर और करेंगे बाकी 5 यूनिट्स का प्रैक्टिस। तो होल्ड टाइट एवरीवन and wait for sir and wait for more questions of paper 1. Thank you everyone from my end. We'll be meeting you all very soon. कल मिलेंगे 12 बजे और करेंगे फिर से पेपर 1 के किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रैक्टिस। थैंक यू। जी नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और बहुत ही शानदार सा सेशन। बहुत सारे बच्चे जुड़ने चाहिए और यहां पर हम एक एक करके कुछ बहुत बढ़िया, कुछ बहुत शानदार और जानदार सा माहौल बनाने वाले हैं। तो यहां पर बात होगी सर पेपर 1 की। अभी आपने आधा सेशन देखा, अभी आधा सेशन बाकी है और इस आधे सेशन में किस तरीके से और बढ़िया बढ़िया सवाल होंगे यहां पर हम बात करेंगे। जी हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है गाइस? एक बार सभी का यस आ जाए अगर मेरी आवाज आप सभी लोगों तक पहुंच रही है तो। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस, दोज हु आर देयर इन द कमेंट सेक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक और नया सेशन, एक और कुछ सवाल, कुछ बहुत बेहतरीन सवाल आप लोग मेरे साथ देखने के लिए यहां पर बिल्कुल तैयार होने चाहिए हो। दैट्स वेरी वेरी गुड। आंसर सभी के आ रहे हैं और एक एक करके सभी लोग जो है बैक टू बैक आंसर्स को करने की यहां पर कोशिश करेंगे। बिना किसी देरी के मैं यहां पर स्टार्ट करूंगा आज का पहला सवाल। इन विच सिटी इन इंडिया रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? इट्स बेंगलुरु, कपूरथला, चेन्नई या चितरंजन। यस, कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन क्विकली डू इट। शाबाश। जी हाँ, आज आवाज सभी को आ रही होगी मेरी, बहुत बढ़िया तरीके से आवाज आ रही होगी और बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे जो है यहां पर एक एक करके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। मैं पोल चला रहा हूं यहां पर और पोल चलाने की मैंने कोशिश की है। कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन, इन विच सिटी इन इंडिया रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड? कम ऑन। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब आंसर्स। यस, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डन। ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर, कितने लोग इस सवाल का सही जवाब दे पाते हैं कमेंट सेक्शन में। यस, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यूनिवर्सिटी इन इंडिया रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड और आपका राइट आंसर जी हाँ बी
कपूरथला, और यहां पर 88% बच्चों ने स्टार्ट किया है, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर जो है वो है इसका कपूरथला, और कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री इज अ कोच मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर इंडियन रेलवेज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ पंजाब। कहां पर है ये? जालंधर फिरोजपुर रेलवे लाइन पर। बहुत ही बढ़िया, पहला सवाल, खूबसूरत जवाब, दैट्स वेरी वेरी गुड। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबडी। मेरी आवाज सभी को आ रही है? रोशमी, हुमा, दीपाली, राजेंद्र, दीपशिखा जी, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। विजय लक्ष्मी वर्मा एंड एवरीबडी एल्स, +2 आप सभी को। आप लोग तैयार हैं गाइज अगले सवाल के लिए? जी हां, क्या आप लोग तैयार हैं गाइज अगले सवाल के लिए? बहुत ही बढ़िया। सवाल नंबर नेक्स्ट ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन गाइज कुछ इस प्रकार रहा ये। जी हां, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड ड्यूरिंग डैश। बताइए सर, जो गुरुकुल सिस्टम था वो वैदिक उपनिषद पीरियड में आया था, मौर्यन पीरियड में, कुषाण पीरियड में, या गुप्ता पीरियड में? कम ऑन गाइज, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। शाबाश जी, +2 के लिए हर बच्चा कोशिश करेगा, हर बच्चा राइट आंसर्स यहां पर देने की कोशिश रहनी चाहिए गाइस। कम ऑन क्विकली, शाबाश, वेरी वेरी वेल डन गाइस। कम ऑन, यस आंसर्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं। यस वेरी गुड, आई कैन सी एवरीबडीज आंसर इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, बहुत खूबसूरत। यस, यहां पर अगर हम पोल चलाएंगे तो पोल कुछ इस प्रकार होगा, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन इंडिया फ्लरिश्ड ड्यूरिंग वैदिक उपनिषद, मौर्यन पीरियड, कुषाण पीरियड, या गुप्ता पीरियड? यस, बहुत खूबसूरत गाइस, शाबाश। आंसर्स ऑन दी स्क्रीन गाइस, बहुत बढ़िया। आंसर्स ऑन दी स्क्रीन गाइस, बहुत बढ़िया। कुछ ए और डी में थोड़ा सा डाउट है, आपका डाउट जो है विद द क्वेश्चन दूर हो जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से आप सवालों के जवाब देने की कोशिश करते रहिए, देखते रहिए आंसर्स कहां तक पहुंच पाते हैं। जी हां, एब्सोल्युटली राइट सर। और यहां पर अगर मैं आंसर देता हूं तो इसका आंसर है ए, वैदिक उपनिषद पीरियड। 98% पीपल आर करेक्ट सर, सुपर्ब आंसर सर, बड़ा मजा आ गया, बहुत ही ज्यादा मजा आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स आए हैं। योर आंसर इज यस, ए पार्ट, वैदिक एंड उपनिषद पीरियड। और यहां पर हम इसको समझ लेते हैं, यहां पर गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड ऑफ द इंडियन, इन विच एनीवन हु विश टू स्टडी वेंट टू टीचर्स गुरुज हाउस एंड रिक्वेस्टेड टू बी टॉट, है ना। तो यहां पर वैदिक और उपनिषद पीरियड दोनों को मिलाकर जो है यहां पर ये कहानी रची गई, और गुरुकुल सिस्टम यहां पर सबसे ज्यादा फ्लरिश हुआ। ए पार्ट आंसर आप सभी का गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया गाइस, वेरी वेरी गुड। +2 आप सभी को यहां पर मिलते हैं। और आप लोग तैयार हैं अगले सवाल के लिए? तो अगला सवाल कुछ और मेरे जहन से आता हुआ, यहां पर सवाल ये कह रहे हैं कि अगर ए, बहुत ही आसान सवाल, और ये आपके एग्जाम का सवाल है, अगर ए टॉप से है 12th पर, ध्यान से सुनिएगा, और बी बॉटम से, है ना, बी बॉटम से है, अगर मैं कहूं 5th पर, ए ही बॉटम से है 5th पर, क्षमा कीजिएगा, ए बॉटम से है 5th पर, तो आप मुझे बताइए क्लास में टोटल कितने बच्चे मौजूद हैं? इज इट ए 10, बी 12, सी 16, या डी नन? बताइए सर, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की एवरीबॉडी, शाबाश, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की एवरीवन, शाबाश गाइस एवरीबॉडी। ओके, चलिए, ए टॉप 12th, ए बॉटम 5th, बहुत ही आसान सवाल, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाना चाहिए गाइस। कम ऑन, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत आंसर्स। यस, ऑन दी स्क्रीन गाइस, शाबाश, ऑन दी स्क्रीन गाइस, शाबाश। यस, ए टॉप से 12th, ए बॉटम से 5th, क्लास में टोटल कितने बच्चे थे? यहां पर तो मैं 100% एक्सपेक्ट कर सकता हूं गाइस, हां, यहां पर मैं आपसे 100% एक्सपेक्ट कर सकता हूं, और यहां पर बहुत ही बढ़िया है। अगर मैं बात करता हूं तो योर आंसर इज सी 16, यस, योर आंसर इज सी 16, एंड वी कैन सी दैट 97%। वाह, अगर मैं बात करूंगा टोटल की, सर टोटल का फॉर्मूला क्या है? टोटल का फॉर्मूला है टॉप प्लस बॉटम -1, करेक्ट। तो ये हो गया 12 + 15 -1, 17 -1 दैट इज 16। मजे की बात यह है कि एग्जाम का क्वेश्चन है गाइस, हाँ, मजे की बात यह है कि एक एग्जाम का क्वेश्चन है, तो आप इसको हल्के में लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें। मुश्किल, डिफिकल्ट, धीरे, है ना, ये सारे के सारे सवाल आपके जहन में देखते रहेंगे, करेक्ट गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा, Who was the first vice president of India to become the president of India? सर वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, कोशिश करें राइट आंसर की। एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, अब्दुल कलाम, या प्रणब मुखर्जी? कम ऑन गाइस, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का, यस, इंतजार कर रहा हूं आप सभी का गाइस एवरीबॉडी।
ओके एवरीवन क्विकली गाइस, शाबाश। ओके बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। राइट आंसर यहां पर होने की जो लिमिट है वो बहुत ज्यादा है गाइस। कम ऑन, यस, शाबाश। हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गाइस? जल्दी से कोशिश राइट आंसर की कीजिए सभी लोग। एस राधाकृष्णन, के आर नारायणन, यस, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार गाइस, वेरी गुड। ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। इसका आंसर है यस। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर है इसका। ए पार्ट दैट इज एस राधाकृष्णन। यू कैन सी दी आंसर्स गाइस, कितने लोग आंसर्स सही दे पा रहे हैं। आइए हम देखते हैं। 92% मेरा जो है यहां पर, बहुत बढ़िया। पहले प्रेसिडेंट कौन थे देश के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। पहले प्रेसिडेंट कौन थे देश के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। इसका आंसर है ए, एस राधाकृष्णन। योर आंसर इज ए पार्ट। और यहां पर पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थे जो कि प्रेसिडेंट बने थे, ही सर्व्ड फॉर 10 years। यस, एब्सोल्युटली राइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, खूबसूरत आंसर्स गाइस, एवरीवन, शानदार, जानदार परफॉर्मेंसेस, वाह, यस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, वेरी वेरी वेल डन गाइस। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन इंडिया इज अ फेडरल सिस्टम रिलेटेड टू? जी हां, भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इज इट कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या आयरलैंड? बताइए सर। बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब आंसर्स ऑन दी स्क्रीन्स, कम ऑन, नेल इट गाइस, बहुत सही। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब आंसर्स, यस। चलिए, पोल चला रहे हैं। क्या कोई मुझे बता पाएगा कि फेडरल सिस्टम होता क्या है? क्या कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता पाएगा कि फेडरल सिस्टम होता क्या है गाइस? एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन क्विकली, शाबाश, बहुत बढ़िया। आई कैन सी दी आंसर्स, मैं सबके आंसर्स देख पा रहा हूं, और बहुत बढ़िया यहां पर, यस, ओके, यहां पर बच्चे जो हैं, आई थिंक, ओके, चलिए ट्राई करते हैं, सभी लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके, यूके एक दूसरे का देख के कर रहे हैं क्या? है ना, एक दूसरे का देख कर रहे हैं क्या आंसर्स गाइस, एवरीबडी? ओके, देखना नहीं है, अलग अलग करना है ना, देखना नहीं है, अलग अलग करना है, यस, एब्सोल्युटली राइट सर। और अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो सभी लोगों के आंसर बिल्कुल गलत थे। The federal system of India in terms of the Constitution of India, country of India is also referred as sovereign, secular, democratic republic and as a parliamentary form of government. The nation is basically working around the Indian Constitution which was adopted on 26th of November 1949. हमने ये जो लिया है, जी हाँ, यहां पर ये जो हमने लिया है गाइस, वो लिया है हमने कनाडा से। एक बार चेक कीजिएगा, राइट आंसर आप लोगों का गलत हो गया गाइस, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सुपर्ब आंसर्स, यस, समझ में आ गया फेडरल, यस, बहुत बढ़िया। बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, यस, जब सेंटर और स्टेट में पावर बटी होती है, बिल्कुल सही है, ए कनाडा। और यहां पर प्रीति कुमारी, यस, बिल्कुल सही है। ओके, बहुत बढ़िया, आपने ए दिया था। चलिए देख लेते हैं कितनों ने ए दिया था, थोड़ा सा आंसर मुश्किल हो गया तो बच्चे फैल गए यहां पर। ओनली 7%, ओनली 7%, यस। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग यहां पर हैं सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, समझ में आ गया? जी हां, जब पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, सेंटर और स्टेट में पावर को डिवाइड किया जाता है, 7% बच्चे ही थे जो कि सही थे, बाकी पूरी जनता जो है यहां पर एब्सोल्युटली रॉन्ग थी, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। द ओरिजिनल कॉपीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज? चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ओरिजिनल कॉपी जो थी हमारे हिंदुस्तान के संविधान की, यस, बिल्कुल सही है, क्लीन बोल्ड, बिल्कुल करेक्ट। तो वो कौन सी भाषा में थी बताइए सर? जल्दी से कोशिश करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए गाइस, एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन, नेल इट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इट्स हिंदी, इट्स इंग्लिश, संस्कृत, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। बताएं सर। ओके, चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है सभी लोगों के। राइट आंसर सभी के आने चाहिए गाइस, यस, राइट आंसर्स सभी के आने चाहिए गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
द ओरिजिनल कॉपी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन इन विच लैंग्वेज। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए। यह भी सवाल आपके यूजीसी नेट में आया हुआ है गाइस, ये भी सवाल आपके यूजीसी नेट में आया हुआ है, तो थोड़ा ध्यान से देना यार। ओके चलिए शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। यहां पर आंसर है इसका यस, बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं क्या हिसाब किताब है। 37% पीपल आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज बोथ हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश ओरिजिनल कॉपी जो थी हिंदुस्तान के हमारे संविधान की, दोनों की हिंदी और इंग्लिश में आई थी। इसका सही जवाब था डी पार्ट। इंग्लिश वाले बिल्कुल गलत है ना। तो यहां पर इस तरीके से सवाल जो है गलत होते हैं। यस, इस तरीके के सवाल जो हैं गलत होते हैं। यस, ओके ओके, एब्सोल्युटली बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो यूजीसी नेट इसका आंसर मानता है वो मानता है डी पार्ट। कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहां पर जो एनटीए ने आंसर माना है वो माना है बोथ, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ गाइस। एवरीबॉडी क्लियर विद इट गाइस? एवरीवन एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड गाइस, जितने भी लोग बैठे? ओके यस, ओके, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। और सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? सवाल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि आप मुझे बताइए कि अगर यहां पर लिखा है 20, ओके, यहां पर लिखा है मैं कहूंगा 40, अगर यहां पर लिखा है 10, तो यहां पर क्या लिखा होगा? इस सवाल का जवाब आपने मुझे देना है। इज इट ए 20, बी 40, सी 10 या डी नन? बताइए सर, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर की। एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन कोशिश करेंगे। यस, जहन का सवाल है, एब्सोल्युटली राइट यार भाई, जहन का सवाल है, गलत नहीं होना चाहिए। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर के लिए। 20, 40, 10 डैश। भाई ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये रेशियो का क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, ये मिसिंग का क्वेश्चन नहीं है, ये रेशियो का क्वेश्चन है। चलिए पोल चलाते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है इसका। कम ऑन गाइस, एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन, माय डियर स्टूडेंट्स। यस, कम ऑन गाइस, एवरीवन कोशिश राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। भाई उड़ा के दे दो इस सवाल को, चलो उड़ा दो भाई इस सवाल को, चलो शाबाश, जल्दी से, वेरी गुड। ये रेशियो का क्वेश्चन है भाई, रेशियो का, मैं बार बार बोल रहा हूं। ये मिसिंग वहां पे लिखा होगा फाइंड द मिसिंग रेशियो, वहां पे लिखा होगा फाइंड द मिसिंग रेशियो, वहां पर मिसिंग नंबर नहीं लिखा होगा, तो गलती मत कीजिएगा कोई भी बच्चा, ठीक है। चलिए तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करते हैं? दैट इज 20/40 इज इक्वल टू 10/x, क्रॉस मल्टीप्लाई 40 इंटू 10/20, है ना। 40 इंटू 10/20, दिस इज 22 20 इज द आंसर। योर आंसर इज ए पार्ट। भाई बहुत बढ़िया, you can see the answer sir, 93% people are there, that's superb। okay ओके बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही भाई, आया हुआ है क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल सही है, बहुत सही भाई, बहुत सही। धुएं में उड़ा दो यार, मैं तो खुद चाहता हूं कि आप इतने सारे सवाल हमने कराए हैं आपको कि धुआंधार प्रिपरेशन होनी चाहिए। ओके ओके जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल। बेटा ये ना, ये बड़ी बड़ी बातें जो करते हो ना कि ऐसे सवाल आ जाएंगे तो 2 बार क्लियर हो जाएगा, बेटा एक बार करके दिखाओ पहले। जब वहां पे 150 क्वेश्चन होते हैं ना सामने, जब वहां पर 150 क्वेश्चन होते हैं तो हालत खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, ये आपको पता है, ये एक और सरप्राइज आ रहा है यूजीसी नेट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। 20 तारीख को 12 बजे एक और सरप्राइज है। आप गेस कीजिए क्या सरप्राइज है, बात करते हैं, ठीक है। आप गेस कीजिएगा क्या सरप्राइज है, बात करते हैं। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट अपॉइंटेड एज अ सीईओ बाय हार्नेसन रोबोटिक्स एंड डिक्टेटर मेकिंग अ हिस्टोरिक माइलस्टोन? सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, है ना, आपके आईसीटी से रिलेटेड था, तो मुझे यहां पर डालना था। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। चलिएगा, इस कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके चलिए, तो लंबी लंबी बातें मत करो, लंबी लंबी मत फेंको, सवालों को करने की कोशिश करो और यहां पर देखते हैं कि क्या हाल चाल है आपके, है ना। माइका, सोफिया, एलेक्स या मैक्स? जी बताइए सर, कोशिश करेंगे राइट आंसर की, पूरी जनता गाइस, कम ऑन पूरी जनता। यस ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यहां पर पोल चलाने की कोशिश है। और यस, what is the name of the first humanoid robot appointed as a CEO by Hanson Robotics and dictator making an historic milestone?
ओके, देख रहा हूं सभी के आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया। और रुकना नहीं है भाई, थमना नहीं है, आंसर धड़ाधड़ आने चाहिए। बहुत खूबसूरत गाइस, शाबाश। बहुत खूबसूरत गाइस, शाबाश, यस। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या कहानी है आप लोगों की। बहुत बढ़िया। और यहां पर, जी हाँ, यहां पर आंसर है इसका ए, यस, ओनली 11%। अगर ऐसे सवाल आ जाए फिर कितनी बार क्लियर हो जाएगा ये भी बता दो यार। Mica has appointed as the world's first humanoid robot CEO by Hanson Robotics and Dictator, a Polish rum company. Mica is powered by the advanced artificial intelligence and machine learning, and she is expected to help the company with a variety of tasks, including marketing, sales, and customer services. भाई ना केवल yes है ना केवल इसको जो है एक तरीके से सीईओ बनाया है, बल्कि इसके अलावा ये मल्टीटास्किंग है। ये आपके लिए मार्केटिंग भी करके देगी, सेल्स भी और कस्टमर सर्विस भी। इसको आप मिक्का मत समझना, दिस इज कॉल्ड माइका। अच्छा प्यारा नाम है ना, अच्छा प्यारा नाम है माइका, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइस जितने भी लोग बैठे, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस जितने भी लोग बैठे। हाँ जी, एवरीवन क्लियर विद इट, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। अब बताओ कितनी बार क्लियर हो जाएगा बेटे नेट, है ना। सो देयर आर क्वेश्चंस गाइस, सो जस्ट काम डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ एंड ट्राई टू डू इट। ओके ओके, सब लोग क्लियर है गाइस, यहां तक मजा आ रहा है। ओके, यहां तक मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, पीपल आर एब्सोल्युटली ऑन देयर टोज व्हिले सॉल्विंग द क्वेश्चंस गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। चलिए सवाल एक और बनाते हैं। एक और सवाल आया है ना। सवाल ये है कि अगर यहां पर लिखा है बॉक्स, ओके, अगर यहां लिखा है बॉक्स और बॉक्स को मैंने लिख दिया है 20, ओके, बॉक्स को मैंने लिख दिया है 20, तो आप मुझे बताइए अगर यहां पर आएगा टैप, अगर यहां आएगा टैप तो मैं टैप को कैसे लिखूंगा? इज इट ए 20, बी 6, सी 16 या डी नन? बताइए सर। भाई मेरा जहन का सवाल है, यू नेवर नो, है ना। यस, कम ऑन गाइस, कम ऑन, एवरीबॉडी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, कम ऑन एवरीवन। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया भाई, उड़ा दो इस सवाल को एवरीबॉडी। चलिए गाइस, हाँ जी, बॉक्स 20 टैप को डैश लिखा गया है, सवाल आपके सामने है ना। ओके, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। पोल चला रहा हूं गाइस मैं, और यहां पर मैंने पोल चला दिया है, और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। बॉक्स 20 है तो टैप कैसा लिखेगा? ओके, चलिए देख लेते हैं यार, है ना। ओके, बहुत सही बहुत सही। कितने लोग मेरे जहन का सवाल पकड़ पाएंगे, यहां पे देखना होगा यार। कितने लोग मेरे जहन का सवाल पकड़ पाएंगे, यहां देखने वाली बात होगी। मजा आ रहा है बहुत ज्यादा, एंड वी कैन सी दैट। यस, ओके ओके गाइस, दैट्स वेरी वेरी गुड। और आपका राइट आंसर अगर मैं बात करता हूं, तो अगर यहां पर मैं बोलता हूं, मैंने मिडल अल्फाबेट लिया है इस बार, यहां पर ये आता है 15 पर, इसमें 5 ऐड करें दैट इज 20। ये आता है 1 पर, यहां पर मैं 5 ऐड करूंगा दैट इज इक्वल टू 6। योर आंसर इज बी पार्ट एंड 75%। नॉट बैड यार, नॉट बैड। 75% पीपल आर एब्सोल्युटली देयर यार, बहुत बढ़िया। आपके जहन का सवाल आएगा नेट में, यू नेवर नो यार, यू नेवर नो, है ना। मैंने ये बातें भी सुनी है कि मिलते जुलते सवाल आते हैं, है ना, तो मुझे लगता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा आपको देना चाहिए, करेक्ट है ना। थ्योरी जो क्वेश्चंस है वो तो हम दे रहे हैं, मतलब कुछ ऐसे भी आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस देने चाहिए जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े यार, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? चलिए बताइए सर, इस सवाल का जवाब दीजिए, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। इज एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड? आर्टिकल 119, 111, 129 या 135? कम ऑन। ओके गाइज, ओके, शाबाश, आंसर्स आ रहे हैं गाइज बहुत बढ़िया तरीके से, वाह, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आंसर्स इन दी कमेंट सेक्शन क्विकली। चलिए पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। एवरीबडी क्विकली, शाबाश। ओके, बहुत सही यार, बहुत सही। कैन सी दी आंसर्स, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड।
ओके चलिए बिल्कुल सही है, आई कैन सी द आंसर्स। और यस आपका आंसर था सी पार्ट, दैट इज 129 एंड यू कैन सी दैट 87%। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट शैल बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश and a contempt of itself. Court of record defined as the court where the acts and judicial proceedings are enrolled for a perpetual memorial and testimonial which has a power to fine and imprison. मतलब यहां पर इसके पास ताकत है आपको फाइन करने की और इसके पास ताकत है आपको सजा देने की, राइट। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट कहता है सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। हर बच्चा एक बार सही आंसर देगा, सभी लोग बहुत बढ़िया यार, सभी लोग बहुत बढ़िया यार, बहुत ही खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। और अगला सवाल है कुछ इस प्रकार, अंडर विच सेक्शन एंड सब सेक्शन ऑफ आरटीई दैट इज राइट टू एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल टीचर बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशन। सर बताइए सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सवाल का जवाब देंगे सभी लोग राइट आंसर्स के साथ। ओके बहुत बढ़िया गाइस, शाबाश। आंसर्स आने चाहिए सभी के, आंसर्स आने चाहिए आप सभी के गाइस। जी हाँ, अंडर विच सेक्शन एंड द सब सेक्शन ऑफ आरटीई एक्ट द गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स बैंड फॉर प्राइवेट ट्यूशंस। 20, 28, 22 या नन। बहुत खूबसूरत गाइस, एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन नीलिंग इट। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है जी। चलिए पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है सभी के। पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है सभी के। पता नहीं सर, बेटा ऐसे कैसे पेपर क्लियर करोगे, पता नहीं तो पता करो ना। चलिए 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 शाबाश। ओके बहुत सही शाबाश गाइस एवरीवन। ट्राई करते रहो यार, गलत सही तो बात की बात है, ट्राई करते रहो और लगे रहो, है ना। ओके इट्स वेरी गुड जी, बिल्कुल सही है और राइट आंसर है इसका यस। मैंने पूरी टेबल बनाई है, आप इसको टेबल को मिल जाना। 80% पीपल आर करेक्ट भाई, पढ़ के आए हैं बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं है। जी हाँ, सो यस ओके सेक्शन 28। ओके आई एम सॉरी, इसका आंसर था बी पार्ट, है ना, इसका आंसर था बी पार्ट, दैट इज 28 था इसका राइट आंसर यस। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, देखिए सेक्शन 28 आरटीई एक्ट, नो टीचर शैल एंगेज हिमसेल्फ हरसेल्फ इन द प्राइवेट ट्यूशन फॉर प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी। सेक्शन 28 आरटीई एक्ट 2009। सर करेक्ट कर लेना, सेक्शन 28 ये बात कहता है, सेक्शन 28। ओके ओके सेक्शन 28, इस बात को ध्यान रखना गाइस, एवरीबडी क्लियर विद इट। गलती नहीं होनी चाहिए यार, गलती नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 28 आरटीई एक्ट 2009 ये कहता है ना, ये कहता है कि आपका जो टीचर हैं वो प्राइवेट किसी भी कोचिंग में अपने आप को इंडल्ज नहीं करेंगे। प्राइवेट ट्यूशन एक वन ऑफ द इल इफेक्टिंग इंडियन एजुकेशन है विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड, है ना, प्राइवेट ट्यूशन होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा ये कहते हैं। बात समझ में आ गई गाइस, बात समझ में आ गई। डोंट फॉरगेट दिस इज आर्टिकल 28, डोंट फॉरगेट दैट गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट। हाँ जी, एज पर द आरटीई एक्ट 2009 हाउ मेनी टीचर्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ स्कूल हैविंग क्लास 1 to 5 एंड टोटल ऑफ 62 स्टूडेंट्स। बताइए सर, आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 और कुल 62 छात्रों वाले स्कूल में कितने शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे, 1, 2, 3 या 4 बताएंगे गाइस, शाबाश। ओके चलिए गाइस एवरीवन, कोशिश राइट आंसर्स की एवरीबॉडी, शाबाश। ओके दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, सुपर्ब आंसर्स यस। As per the RTE Act 2009, how many teachers will be provided in a school having class 1 to this? चलिए आंसर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन गाइस, एवरीबॉडी ट्राई कीजिए, राइट आंसर्स दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी हाँ, यहां पर इसका राइट आंसर आप यहां पर देख सकते हैं। देखिए अगर आपके यहां पर 61 से 90 स्टूडेंट्स हैं, है ना, तो आपको 3 टीचर चाहिए। ओके
60 स्टूडेंट तक 2 टीचर चाहिए। अगर स्टूडेंट ज्यादा हो जाएंगे तो आपको यहां पर सवाल क्या था, यहां पर सवाल ये कह रहा था कि 62 स्टूडेंट है तो यानी कि आपको 3 टीचर चाहिए। पूरा डायग्राम मैंने बनाकर दिया है। योर आंसर इज दिस। और यहां पर अगर आप देखेंगे ओनली 17% पीपल आर करेक्ट। देखिए यहां पर देखिए पूरा का पूरा डायग्राम बना हुआ है, और अगर आप ध्यान से देखते हैं इसको तो अगर 60 स्टूडेंट है आपके पास तो 2 टीचर चाहिए, 61 से 90 है तो 3 चाहिए, 91 से 120 है तो 4 चाहिए, और फिर आगे लिखा हुआ है सारी की सारी कहानी। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। यस, बात क्लियर हो गई सभी को, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं हर बच्चा क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़ेंगे। पूरा का पूरा डायग्राम है, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा तो घबराइएगा मत। चलिए, राइट टू एजुकेशन 2009 स्टेट्स दैट टीचर शैल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज। बताइए सर, राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि टीचर को ये वाली ड्यूटीज सारी की सारी करनी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है गाइस? चलिए ओके चलिए पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है यहां पर सभी के। मेंटेन द रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी इन अटेंडिंग द स्कूल, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, कंप्लीट एंटायर करिकुलम इन अ स्पेसिफिक टाइम, या ऑल ऑफ दीज। बताइए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई कैन सी द आंसर्स। यस, बहुत ही बढ़िया यार, वेरी गुड। यहां पर टीचर को सारे के सारे काम यहां पर, जी हां, यहां पर टीचर को सारे के सारे काम जो है करने हैं। योर आंसर इज 100 भाई, पहला 100 मारा है आपने, है ना। मेंटेन द रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी, कंडक्ट एंड कंप्लीट द करिकुलम, कंप्लीट द एंटायर करिकुलम इन स्पेसिफिक टाइम, यानी कि आपको सारी की सारी चीजें करनी है एज अ टीचर। दैट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आंसर गाइस, बहुत बढ़िया। पहला 100, दैट्स वेरी वेरी वेल डन, बहुत खूबसूरत। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। और एक और सवाल जो है यहां पर आ रहा है मेरे जहन में, तो सवाल ये कहता है कि आप मुझे बताइए कि 21:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा यार। चलो, 21:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? इज इट ए 100, बी 200, सी 300, या डी नन? बताइए सर, 9:20 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी, शाबाश। बताइए सर, जल्दी से बताइए, 21:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 100, 200, 300, या नन? बहुत बढ़िया। चलिए पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है यहां पर। ओके, 21:10 पर एंगल, ओके गाइस, यहां पर मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला रखा था, दैट इज 30h माइनस 11/2 मिनट्स। करेक्ट है, करेक्ट, ये फॉर्मूला था। इस 21:10 को आप 9:10 भी लिख सकते हो ना, ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए, क्योंकि 12 के बाद 13, 14, 15, 16 इस तरीके की कहानी होती है। तो 9, 10 भी लिख सकते हो। तो 30 इंटू 9 माइनस 11/2 इंटू 10, दैट इज 270, माइनस में 55। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं बात समझ में आ गई सभी को। ये आ जाएगा 215, लेकिन ये भी गलत है, तो आप इसको 360 में से माइनस करेंगे टू गेट द राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो योर आंसर इज नन। योर आंसर इज डी पार्ट। आंसर इज यस, 91% पीपल आर करेक्ट। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, मैंने आपको हमेशा कहा है कि कभी भी कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं बनेगा, तो उसके लिए आपको ऐसा करना है। करेक्ट, यस। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ये हो गया राइट टू, ये वाला हो गया। चलिए, राइज, वेक अप एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज अचीव्ड, हुज स्टेटमेंट इज दिस? बताइए सर, राइज, वेक अप एंड डू नॉट स्टॉप। बताइए सर, जल्दी से कोशिश करेंगे राइट आंसर के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके, डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या नन? बताइए सर, जल्दी से, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। चलिए पोल चलाते हैं और यहां पर देखते हैं कि क्या हाल चाल है। Whose statement is this? डॉक्टर राधाकृष्णन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, या नन?
बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी गुड, वेरी वेरी वेल डन। यहां पर आंसर हो गया है बंद, पोल हो गया है स्टॉप। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। उपनिषद विच वाज पॉपुलराइज्ड बाय 19th सेंचुरी बाय द हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद। सर बहुत ही बढ़िया, मुझे लग रहा है यहां पर पूरे 100% मिलेंगे हमारे को, 97%, नॉट बैड। स्वामी विवेकानंद इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे, फिलोसोफर थे, जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है इंडियन फिलोसफी, वेदांता, योगा को लाने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। इट वाज हिज मैसेजेस टू द हिंदूज गेट आउट ऑफ देयर हिप्नोटाइज्ड स्टेट ऑफ माइंड इन दोज डेज। और ये चाहते थे कि बहुत ज्यादा हम जो है अच्छे से अच्छा, है ना, यस, अच्छे से अच्छा और ज्यादा हम बढ़कर बाहर निकले। दैट इज द अल्टीमेट गोल गाइस। दैट्स वेरी गुड। स्वामी विवेकानंद, आंसर इज सी पार्ट। दैट्स वेरी वेरी गुड। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो 100% आना चाहिए था यार, बिल्कुल इसमें तो 100% आना चाहिए था, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सवाल नंबर नेक्स्ट ये कहता है दैट फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 4। 4 के पहले 40 मल्टीपल्स का आप एवरेज निकालिए। इज इट ए, मैं कहूंगा कि 82, बी 84, सी 80 या डी नन। गाइस बताइए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 4। बताइए सर। ओके चलिए बताएंगे सर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 4। इट इज 82, 84, 80 या नन। चलिए कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। ओके ओके चलिए पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। यस, लेट्स ट्राई दिस। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 4। 82, 84, 80 या नन। ओके चलिए, आई कैन सी द आंसर्स गाइस। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। ओके अगर मैं यहां पर बात करता हूं पहले 40 मल्टीपल, तो आप निकालिए पहला मल्टीपल 4 का, दैट इज 4। उसके बाद आप निकालिए 40वां मल्टीपल 4 का, दैट इज 160। तो 160 प्लस में 4 अपॉन 2, दैट इज 160, 4 अपॉन 2, दैट इज 2 8 दा 2 2 जा 4। योर आंसर इज 82। योर आंसर इज ए पार्ट। आई होप इट्स क्लियर गाइज। योर आंसर इज 93% पीपल आर एब्सोल्युटली देयर। दैट्स वेरी गुड, दैट इज वेरी वेरी गुड गाइज, बहुत बढ़िया। आंसर सबको समझ में आ रहे हैं? आंसर्स, मजा आ रहा है गाइज एवरीबडी? हाउ इज द जोश गाइज इन द क्लास एवरीवन? हाउ इज द जोश गाइज इन द क्लास एवरीवन? हर बच्चा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम दम लगा के बैठा है। यस ओके चलिए बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर अगला क्या कहता है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन अ स्कूल इज डैश। बताइए सर। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम सिस्टम, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल या अचीवमेंट लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बताइए सर। कोशिश करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस। हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम, भाई सोच समझकर जवाब देना। टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरीके से आ रही है, इंडिकेटर कौन है? इंडिकेटर वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। इंडिकेटर कौन सा है? चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं यहां पर क्या हाल चाल है। पोल चलाते हैं और देखते हैं यहां पर क्या हाल चाल है। हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। ओके गाइस चलिए बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत आंसर्स। यस आंसर्स आ रहे हैं। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो इसका राइट आंसर है डी पार्ट। जी हाँ, इसका राइट आंसर है डी पार्ट। 72%। देखिए आप मेरी बात को समझिएगा, किस तरीके से बच्चे ने अचीव किया है अपने अपने मतलब अपनी जिंदगी में, है ना। अचीवमेंट लेवल जो है उसका
कितना बढ़िया उसका अचीवमेंट लेवल है वो बताएगा आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल की कैसी है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। योर आंसर इज डी पार्ट। आप टेक्स्ट बुक लर्निंग मटेरियल से स्कूल का जो है जज नहीं कर सकते क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ना ही क्लासरूम सिस्टम से, ना ही स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से, जब तक वहां के बच्चे बढ़िया निकल कर नहीं आएंगे, है ना, जब तक वहां के बच्चे बढ़िया निकल कर नहीं आएंगे, उनका करियर नहीं बनेगा। आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात सुनो, आप जब अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो जाते हो तभी आपका स्कूल आपको कुछ एल्यूमिनाई के तौर पर, मतलब कि कोई आपको जो है एक तरीके से पुरस्कार देने के लिए बुलाता है ना। तब जब आप अपने करियर में कुछ अचीव कर चुके होते हो तभी बुलाते हैं, है ना। वैसे तो नहीं बुलाएंगे आपको, आपका टेक्स्ट बुक लर्निंग मटेरियल देख के नहीं बुलाएंगे, क्लासरूम सिस्टम ये वो फलाना नहीं। आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन स्कूल की कैसे पता चलेगी कि आपने जिंदगी में क्या हासिल किया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। स्टूडेंट का क्या आउटकम है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी। सिंपल सा एग्जांपल से अगर हम समझें तो ये बात आपके जहन में अब बैठ जाएगी, अब गलत कभी नहीं होगी, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। यस, सरप्राइज बता देंगे यार विद द टाइम, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है। सवाल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि आप मुझे बताइए 2013 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा। चलिए, 2013 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा। इज इट ए, है ना, इज इट ए 2019, बी 2021, सी 2024 या डी नन। बताइए सर, 2013 जैसा सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा। एवरीवन क्विकली नेल इट। ओके गाइस, यस, ओके, कम ऑन गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, शाबाश। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं पोल को और राइट आंसर देने की कोशिश करते हैं। 2013 का सेम कैलेंडर दोबारा कब आएगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी गुड, यस। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी गुड। और यहां पर अगर मैं देखता हूं तो मैंने आपको एक बात सिखाई है कि 2013 है ना, आखिरी के 2 डिजिट पकड़ने हैं। 13 4 से डिवाइड कीजिए, 4 3s are 12, योर रिमाइंडर इज 1, और अगर रिमाइंडर 1 आ जाए तो दिए गए साल में 6 जोड़ देना। 2013 में आपने 6 जोड़ दिया, योर आंसर इज 2019, योर आंसर इज ए पार्ट। गिव मी अ लाउड यस गाइस इन द कमेंट सेक्शन। 91% पीपल आर करेक्ट, यस, 91% पीपल आर करेक्ट। बात सबको समझ में आ रही है, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है ना, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है। दैट्स बहुत बढ़िया आंसर है। चलिए एक और सवाल करते हैं, है ना। सवाल क्या कहता है, सवाल ये कहता है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर यहां पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा है 6, करेक्ट, और यहां पर लिखा है ये, है ना, और यहां पर लिखा है ये, तो यहां पर क्या लिखेंगे। चलिए, ओके, चलिए कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की सभी लोग। इज इट ए 20, बी 30, सी 40 या डी नन। चलिए सर, कोशिश करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। ओके, चलिए, हर बच्चा कोशिश करेगा राइट आंसर्स के लिए, एवरीवन जल्दी से। ये सवाल, ये पैटर्न जो है ना आपके पेपर में आया हुआ है गाइस, ये पैटर्न आपके यूजीसी नेट में आया हुआ है गाइस। चलिए कोशिश करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए गाइस, एवरीबॉडी, शाबाश। ओके, दैट्स वेरी वेरी गुड, सुपर्ब सुपर्ब, यस। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। 6 12 20 डैश। चलिए गाइस, शाबाश, राइट आंसर्स गाइस, एवरीवन क्विकली। ओके, सबके अपने अपने पैटर्न होंगे विद ड्यू रिस्पेक्ट, है ना। यहां पर भी एक पैटर्न है, देखिए जो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना। वो वैसे तो एडिशन से भी हो रहा है, लेकिन 2 3s are 6, करेक्ट, 3 4s are 12, करेक्ट, 4 5s are 20, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है। और यहां पर आएगा 5 6 are 30। बाकी पैटर्न पे ध्यान देना, हो तो ये एडिशन से भी जाएगा, है ना, ये तो ये हो तो ये एडिशन से भी जाएगा, लेकिन ओके,
ओके हो तो ये एडिशन से भी जाएगा, लेकिन आपको जो है इस हिसाब से ध्यान से रखना है इसको। आंसर है इसका बी पार्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं 87% पीपल आर करेक्ट। पैटर्न को ध्यान देना है ना, सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई। ओके, सक्सेसिव नंबर से मल्टीप्लाई, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप इट्स क्लियर गाइस, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड विद द एक्सप्लेनेशन, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है। ओके, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अगर आपकी घड़ी में 12 बजकर है ना 12:30 हो रहे हैं, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? चलिए, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? इज इट ए, जी हाँ, इज इट ए 11:30, इज इट बी 10:30, इज इट सी 9:30 या इज इट डी नन? बताइए सर, 12:30 हो रहे हैं है ना, 12:30 हो रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? जल्दी से गाइस, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए, कोशिश राइट आंसर की होनी चाहिए गाइस, एवरीवन, शाबाश। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, शानदार गाइस, शानदार, जानदार गाइस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है ना। पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। चलिए, पोल चला रहे हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल है। सभी लोग ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए। ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया गाइस, वेरी वेरी गुड। इनका कोई ट्रिक, बिल्कुल भाई ट्रिक बताएंगे आपको, बिल्कुल सही है ना। यहां पर आपको पता है, हमेशा मैंने आपको बताया है कि एक जो घड़ी होती है, ध्यान से सुनना, एक जो घड़ी होती है पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे लेती है, लेकिन यहां पर मिनट की भी बात हो रही है, तो इस 12 को हमने बाइफरकेट कर दिया 1160 में, करेक्ट, 1160 में। और 12 का मतलब क्या होता है गाइस? क्लॉक में 00 होता है, तो दिस इज 0030 एंड दिस इज 1160, this is 11:30 is the answer. Your answer is A part, and here it is guys. Yes, here it is guys, you can see 94% people are correct, 94% people are absolutely correct। हाँ, बात समझ में आ गई गाइस सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एक और थ्योरी का सवाल जो है आपके सामने लिखा है, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज, बताइए सर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स, डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिटीजनशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पनिशमेंट? सोच समझकर जवाब देना। राइट आंसर्स के लिए ये सवाल है गाइज, हर एक बच्चा कोशिश करेगा ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देने के लिए। कमान, बहुत सोच समझकर जवाब देना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और यहां पर मैंने पोल चलाने की कोशिश कर दी है। जी हां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बिल्कुल सही है सर, इसका राइट आंसर है सी पार्ट, दैट इज पर्सनालिटी डेवलपमेंट। एंड यू कैन सी 70। यार एक बात बताओ, जब आप एक बंदे की पूरी पर्सनालिटी को डेवलप कर देंगे, जो कि मेन एम है एजुकेशन का, जब आप एक बंदे की पूरी पर्सनालिटी डेवलप हो गई है, तो उसमें चलने ढलने, बात करने, है ना, सोसाइटी में रहने, सारे के सारे गुण आ गए ना। तो यही तो एजुकेशन चाहती है कि आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए, है ना, आपकी एक ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप किया जाए। आंसर इज सी पार्ट, योर आंसर इज दिस। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, हर बच्चा बिल्कुल सेटिस्फाइड है ना, वो अल्टीमेटली एक प्रॉपर नया सिटीजन बन जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? सवाल नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि आप मुझे बताइए, फाइंड द, है ना, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 20, है ना, 30 एंड 10। बताइए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 30। चलिए, 20 एंड 30 का थर्ड प्रपोर्शन बताना है। आपके सामने यहां पर लिखा है, इज इट ए 120, इज इट बी 40, इज इट सी 200 या इज इट डी नन? बताइए सर, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 30, एवरीबॉडी इन दी कमेंट सेक्शन गाइस, शाबाश। ओके,
जल्दी से ट्राई करेंगे एवरीवन राइट आंसर्स के लिए, जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके, जल्दी जल्दी, शाबाश भाई। अटेंडेंस कितनों ने मार्क नहीं करी? अटेंडेंस को मार्क करना है इस सवाल के बाद। अटेंडेंस कितनों ने मार्क नहीं करी है? अटेंडेंस को मार्क करना यार इस सवाल के बाद। यस एवरीबडी, शाबाश। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 20 एंड 30। आपके सामने चला रहा हूं मैं पोल, और पोल रहा ये। ओके, बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, बहुत बढ़िया है सर। थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला जो है मैंने आपको हमेशा बताया है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, जहां पर ये a है और ये b है, दैट इज 20 अपॉन 30 इज इक्वल टू 30 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू 30 अपॉन 20। यहां से यहां खत्म, ये 15 पे कटेगा। ऑप्शन में ही नहीं है, योर आंसर इज, कम ऑन, यस बिल्कुल सही, योर आंसर इज डी पार्ट। बात समझ में आ गई गाइस? पैटर्न समझ में आ गया सभी को, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, है ना? 97% पीपल आर करेक्ट। कहानी बिल्कुल जहन में बैठ रही है गाइस, कहानी बिल्कुल जहन में बैठ रही है गाइस। हर बच्चा बिल्कुल क्लियर है, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है ना? अगर मैं कहूं कि यहां पर मैंने ब्लैक लिखा है, करेक्ट, ब्लैक लिखा है, और ब्लैक को मैंने लिख दिया है, आप कहेंगे 10। ओके, तो अगर यहां पर व्हाइट लिखा है, अगर यहां पर व्हाइट लिखा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? इज इट ए 10, बी 9, सी 4 या डी 7? बताइए सर। 10 9 4 7। एवरीबडी इन दी कमेंट सेक्शन क्विकली। जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस निकल के आएगा। यस, जितने ज्यादा सवाल होंगे उतना बढ़िया कॉन्फिडेंस निकल के आएगा गाइस। ट्राई करेंगे सभी लोग राइट आंसर्स के लिए। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस, चलिए कोशिश करते हैं और यहां पर बनाते हैं राइट आंसर्स। ब्लैक 10 व्हाइट डैश। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। सही सही सही, बहुत सही। चलिए ट्राई करते हैं। और यहां पर अगर देखो, यहां पर आखिरी अल्फाबेट है 11। 11 में मैंने -1 किया, दैट इज 10। 5 में मैंने -1 किया, दैट इज 4। योर आंसर इज सी पार्ट, करेक्ट। जी हाँ, बिल्कुल सही है। 60% पीपल आर करेक्ट। भाई बाकी बच्चे क्या कर रहे थे? चलिए, यानी कि मैं सफल रहा आपका क्वेश्चन गलत कराने में, दैट्स वेरी गुड। मैं सफल रहा आपको कुछ नया सिखाने में, दैट्स वेरी वेरी गुड। आई कैन सी दी आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया। मिसेस चैटर्जी, हुमा लाइफस्टाइल, है ना, और ये सारे के सारे अंजना मोहंती, दैट्स वेरी वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, दैट्स वेरी गुड गाइस, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और, है ना, एक सवाल और। क्या आप लोग तैयार हैं एक और सवाल के लिए, या आई शुड स्टॉप? चलिए, आप लोग तैयार हैं एक और सवाल के लिए, या आई शुड स्टॉप गाइस? थके तो नहीं ना अभी? हाँ, अभी है दम? ओके, अभी है दम। चलिए गाइस, बहुत बढ़िया। एक और सवाल। चलिए, आई कैन सी दैट पीपल आर स्टिल वांट मोर क्वेश्चन। चलिए, ओके, चलिए एक और सवाल। यहां पर सवाल ये कहता है कि आप मुझे बताइए कि अगर, हाँ जी, आप मुझे बताइए कि यहां पर लिखा है पीपल। ओके, यहां पर लिखा है पीपल, तो पीपल को मैंने लिख दिया है, आप मुझे बताएंगे। ओके, 10। ओके, पीपल को मैंने लिख दिया है 10। आप लोग मुझे यहां पर बताइए, अगर यहां लिखा है ज़ेब्रा, ओके, अगर यहां लिखा है ज़ेब्रा तो ये कैसे लिखा जाएगा? हाँ, ज़ेब्रा लिखा है तो ये कैसे लिखा जाएगा? इज इट ए 21, बी 20, सी 23 या फिर डी नन? बताइए सर, जल्दी से गाइस, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबॉडी। ओके,
5 बजे तक क्वेश्चन करा दीजिए। अच्छा अच्छा, मेरी क्लास है बेटे अभी एक और। चलिए ओके, चलिए वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीबडी। कोशिश राइट आंसर की एवरीवन। चलिए पोल चलाते हैं और देखते हैं कि क्या हाल चाल बन रहे हैं पोल पे। हाँ जी, पीपल 10 जेब्रा डैश। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, दैट्स वेरी वेरी गुड। आइए यहां पर बात करते हैं। देखिए ये पी, ये पहला अल्फाबेट है, ये 16 पे आता है ना। 1 2 3 4 5 6, कितने अल्फाबेट है? 6 अल्फाबेट है, दैट इज इक्वल टू 10। पहले अल्फाबेट में से, पहले अल्फाबेट के नंबर में से नंबर ऑफ अल्फाबेट्स को माइनस कर दिया, दैट इज इक्वल टू दिस। आगे बढ़ते हैं, ये आता है 26 पर। 1 2 3 4 5 माइनस का 5, दैट इज इक्वल टू 21। योर आंसर इज ए पार्ट, your answer is A part, and here we are with the answer guys. Only 4% people are correct, only 4%। देख रहे हो भाई, तो ऐसे भी सवाल आते हैं, आपको हर तरीके से तैयार रखने की कोशिश है ना, तैयार रखने की कोशिश है, राइट। तो मैंने इस बार आपको बोल्ड कर दिया, हाँ मैंने आपको इस बार बिल्कुल क्लीन बोल्ड कर दिया, आपके आसपास भी नहीं था आंसर, है ना, मान लो इस बात को, करेक्ट। सो मैं जब चाहूं गलत करा सकता हूं, तो ज्यादा फैलना नहीं है मेरे आगे, ठीक है बेटे। चलो ओके, ज्यादा फैलना नहीं है मेरे आगे, ठीक है बेटे। ये रहा, ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। हर बच्चा क्लियर है, बिल्कुल सेटिस्फाइड है विद द एक्सप्लेनेशन, मजा आ रहा है गाइस? यस, ओके ओके, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए बहुत सही है गाइस, है ना। अब आपको ये बताना है, अब आपको ये बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, है ना, क्लास के सवाल कैसे लगे और आपका स्कोर क्या था। जो भी बेस्ट कमेंट होंगे, जो भी बेस्ट कमेंट होंगे उनको मिलेंगे शाउट आउट मेरे अगले सेशन में फॉर श्योर, करेक्ट। उनको मिलेगा जाते जाते रुला देंगे क्या सर? हाँ भाई रुला देंगे, हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, आपका स्कोर कितना था, बेस्ट कमेंट को शाउट आउट। और ये रहा आपका होमवर्क का सवाल। ये आपको सरप्राइज है, 20 अप्रैल दोपहर को 12 बजे देंगे आपको सरप्राइज। क्या होगा? जी हाँ, एजुकेशन इज दैट थिंग विच मेक्स द मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस, हु हैज गिवन दिस आइडिया। बताइए सर, शिक्षा वह चीज है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर और निस्वार्थ बनाती है। विचार किसने दिया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद में? कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स, है ना, कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। और ये रहा आपका लीडर बोर्ड, लीडर बोर्ड रहा कुछ इस प्रकार। जी हाँ, आज की जो टॉपर है वो है शैली चौहान, ओनली 12 सेकंड में इन्होंने जवाब दिया है। सौरभ, चारू बाजपेयी, मोना, इशिता गांगुली, ब्यूटी तिवारी, अर्चना, प्रियंका, प्रकाश, देवश्री, शिवानी, एंड यू कैन चेक योर आंसर्स, यू कैन चेक योर नेम्स देयर। थैंक यू सो मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन, है ना, आपको ये सेशन पसंद आया होगा और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रेपरेशन के साथ गाइज जबरदस्त रहे। थैंक यू सो मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग, विल बी मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस। थैंक यू।